दोबारा मेरे सामने इस तरह की बात मत करना। मोजियोन इस तरह का आदमी नहीं है जो कि लड़कियों के पीछे भागे। उसी वक्त सामने का दरवाजा खुलता है और एक बंदा अंदर आता है और कहता है, प्रिंसेस तो आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही हैं, मुझे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज देनी है। हमारे यहाँ पर कोलिशन से एक बंदा आया है और उसके पास हमारा टोकन है और वो आपसे मिलना चाहता है। हां सुजिन भी ये बात सुन के काफी हैरान हो जाती है और कहती है, आखिर कोलिशन से यहाँ पर कौन आया है? वो उससे पूछती है, उसने अपना नाम क्या बताया। नेक्स्ट सीन कोलिशन के मेन हॉल का दिखाया जाता है जहाँ पर कोलिशन का नया लीडर, असल में हां सुजिन जब भाग गई थी तो उसने अपनी जगह पर एक लड़के को कोलिशन का नया लीडर बनाया था। वो नया लीडर हाल में मौजूद होता है और वो उस टोकन की तरफ देखकर कहता है, ये टोकन तो असली है, लेकिन लीडर ने तुम्हें ये टोकन कब दिया? लीडर के साथ एक बुरा मास्टर होता है। वो मास्टर कहता है, ये टोकन तो हमारे मास्टर डैनगाक ने मोसो वॉल को दिया था, लेकिन ये इनके पास कैसे हो सकता है? मैग्यू का नया लीडर मास्टर डूवोन से कहता है, तो तुम्हारा नाम मास्टर डूवोन है और तुम म्यूरियम कोलिशन में योंगचियोन ग्रुप के लीडर हो। मास्टर डूवोन उसे कहते हैं, हाँ मैं वही हूँ। नया लीडर मास्टर डूवोन से कहता है, मैं मैग्यू का नया लीडर हूँ, मेरा नाम टाइसो उन है। मैं इस बात को बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं हूँ कि तुम्हें ये टोकन मोसो वॉल ने दिया है, क्योंकि मोसो वॉल तो 20 साल पहले मर चुका है और हम सब लोग इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। मास्टर डूवोन कहते हैं, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया है, मुझे ये टोकन मास्टर सो वॉल ने खुद दिया है। साथ ही मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि तुम्हें लगता है कि वो 20 साल पहले मर चुका है, लेकिन असल में वो मरा नहीं, वो अभी तक जिंदा है और इस वक्त भी म्यूरियम कोलिशन में है। उसी वक्त साइड से हां सुजिन की आवाज आती है। हां सुजिन कहती है, कमांडर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हां सुजिन उन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। कमांडर भी उसे देखकर काफी खुश होते हैं। वो पहले उसे हां सुजिन कहते हैं, लेकिन साथ ही कहते हैं, ओ मैं तो भूल ही गया, तुम्हारा नाम डेंसियो जियोन है। हां सुजिन कहती है, आप चाहे जिस नाम से मुझे मर्जी बुला सकते हैं। कौन से पूछती है, लगता है कि आप मोजियोन से मिले हैं, कैसा है वो? अगर आप मोजियोन से मिले हैं तो वो आपके साथ क्यों नहीं है? आप यहाँ पर अकेले क्यों आए हैं? वो आपके साथ क्यों नहीं आया? मास्टर डूवोन हां सुजिन से कहते हैं, सर मोसो वॉल ने मुझे यहाँ पर भेजा है। उन्होंने कहा कि कोलिशन में रहना मेरे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो सारे लोग मेरे ऊपर भी शक करेंगे क्योंकि मैं उनके साथ मिला हुआ हूँ। इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे पास जाना चाहिए। जैसे हम लोग वहाँ से निकले तो उसने कहा कि उसे एक बहुत ही जरूरी काम है, इसलिए वो वहाँ पर चला गया। मुझे नहीं पता कि इस वक्त वो कहाँ पर है। हां सुजिन उनकी बात सुन के काफी हैरान होती है और कहती है, कमांडर जरा रुके, मुझे समझ नहीं आ रही, आप सर मोसो वॉल किसको कह रहे हैं? मास्टर डूवोन हंसते हुए कहते हैं, लगता है कि मुशी ने तुम्हें भी इस बारे में कुछ नहीं बताया। तुम्हारा मोजियोन जिसके साथ तुम घूमती फिरती हो वही असल में सर मोसो वॉल है, यानी कि वो मुशिन है, गॉड ऑफ वार। मास्टर डूवोन हां सुजिन को सारी की सारी बात एक्सप्लेन कर देती है और कहते हैं, सर मोसो वॉल ने अपना फेक नाम रखा था क्योंकि ब्लड कल्ट वालों को अगर इस बारे में पता चल जाता कि 20 साल पहले जो शख्स मर गया था वो 20 साल बाद दोबारा से जिंदा होकर कहीं से आ गया है, तो वो लोग इस बात को बहुत ज्यादा मुश्किल बना देते और इसे मारने की कोशिश करते। इसलिए उसने अपना फेक नाम रखा था, यानी कि मोजियोन। हां सुजिन ये बात सुन के और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, क्या वाकई में मोजियोन ही मोसो वॉल है? नया मैग्यू का लीडर भी कहता है, जरा रुको, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रही, क्या तुम्हारे कहने का मतलब है वही मोजियोन जो कि यहाँ पर आया था शिनचोन के साथ, जिसने तुम्हारी शादी को बर्बाद कर दिया था, वाकई में वही सर मोसो वॉल है? नया लीडर हंसते हुए हां सुजिन से कहता है, मैं तो ये जानने को उतावला हुआ जा रहा हूँ, अगर वाकई में वो वार ऑफ गॉड है तो फिर तुम दोनों का चक्कर कैसे चलेगा? हां सुजिन गुस्से के साथ उसे कहती है, तुम पहले अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि इस वक्त मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब है? मैं तुम्हारे जोक्स को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। नया लीडर भी उसकी ये बात सुन के बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाकर उसे कहता है, प्रिंसेस मुझे एक बात बताओ, तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? मैं तो लीडर बनना भी नहीं चाहता था, तुमने मुझे फोर्स किया लीडर बनने के लिए। मुझे बताओ कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, जबकि तुम मुझे लीडर की तरह ट्रीट भी नहीं कर रही हो, सबके सामने मेरी इंसल्ट कर रही हो। जबकि उसी वक्त गार्ड्स आगे बढ़ते हैं और उसे उठाकर पीछे की तरफ ले जाते हैं। हां सुजिन मास्टर डूवोन से कहती है, मैं मोजियोन के मुंह से ये बात खुद सुनना चाहती हूँ, क्या वाकई में वो मोसो वॉल है या नहीं? अब मुझे बताएं कि वो इस वक्त कहाँ पर है और किस तरफ जा रहा था, मैं उसे वहीं पर जाकर ढूंढ लूंगी। मास्टर डूवोन इसकी बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और उसे कहते हैं, जब हम लोग यहाँ पर 100,000 माउंटेन की तरफ आ रहे थे, यानी मैग्यू क्लैन की तरफ, तो रास्ते में बहुत सारे असैसिन्स थे जिनका हमें सामना करना पड़ा। वो सारे के सारे बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। मैं तुम्हारे मार्शल आर्ट स्किल को कम नहीं आंक रहा, लेकिन तुम वहाँ पर जाओगी तो तुम्हें बहुत ज्यादा खतरा है कि म्यूरियम कोलिशन की हर फैक्शन से जितने भी असैसिन्स हैं वो सारे के सारे तुम्हारा और मोजियोन का पीछा कर रहे हैं। यहाँ की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा जल्दी चेंज हो रही है। अगर तुम इस वक्त बाहर जाती हो तो मुझे लगता है कि तुम्हारी जान को खतरा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हें बस कुछ दिनों के लिए इंतजार करना होगा, मोसो वॉल जल्दी ही वापस आएगा। हां सुजिन कहती है, मास्टर क्या होगा अगर वो कभी वापस नहीं आया पिछली बार की तरह? अगर वो 20 साल के लिए फिर से गायब हो गया तो फिर क्या होगा? मास्टर डूवोन उसे कहते हैं, अरे तुम इस बात को समझ नहीं रही, वो गॉड ऑफ वार है, उसके पास जितनी स्ट्रेंथ और जितने स्किल्स हैं हम लोग उसके बारे में सोच भी नहीं सकते, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो लाजमी वापस आएगा। मुझे नहीं लगता कि पूरी की पूरी म्यूरियम कोलिशन में कोई भी ऐसा इंसान होगा जो कि इसके सामने टिक सके, इसलिए बिल्कुल भी परेशान ना हो, वो जरूर वापस आएगा। हां सुजिन उनकी बात सुनने के बाद शांत हो जाती है। डूवोन के चले जाने के बाद वो साइड पर बैठी होती है और इसी बारे में सोच रही होती है कि अब मैं क्या करूंगी। मोजियोन जिससे मैंने प्यार किया है सर मोसो वॉल निकला, यानी कि एक ऐसा आदमी जो कि मेरे बाप की उम्र से भी ज्यादा बड़ा है। और साथ ही हां सुजिन अपना एक बैकग्राउंड सीन दिखाती है। हां सुजिन कहती है, जब हम लोग वनैमगंग फैमिली से
बाहर भागे थे। उस रात हम दोनों जंगल के अंदर थे और दोनों बिल्कुल अकेले थे। मोशिन एक दरख्त के साथ बैठा होता है जबकि हांसुजिन उसकी गोद में सर रखकर सो रही होती है। हांसुजिन कहती है उस वक्त उसकी गोद में सर रखकर मुझे कोई भी डरावना ख्वाब नहीं आया जो कि मुझे हमेशा ही हॉन्ट करता है। उस वक्त मेरी फीलिंग्स उसके लिए और भी ज्यादा बढ़ गईं। हाँ, उससे पहले भी मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी क्योंकि मुझे वो पसंद है, लेकिन जब मैं उसकी गोद में सर रखकर सो रही थी मेरा प्यार उसके लिए बहुत ज्यादा बढ़ गया। लेकिन अब सिचुएशन बहुत ज्यादा बदल चुकी है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। लेकिन सीन प्रेजेंट में आता है तो हांसुजिन कहती है अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, चाहे तुम वॉर गार्ड मोस्ट ऑफ ऑल ही क्यों ना हो, मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ। और यहीं पर हमारी एपिसोड 65 का एंड करते हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। पीक ऑफ द मार्शल वर्ल्ड की एपिसोड 66 की शुरुआत में मोशिन का सीन दिखाया जाता है। मोशिन जंगल के अंदर भागता हुआ जा रहा होता है। वहीं पर भागते हुए सामने क्लिफ आती है। वो उस क्लिफ के ऊपर से नीचे जंप लगाता है। जैसे ही वो वहाँ से नीचे जंप करता है वहीं पर उसे वही मास्टर दिखाई देता है जिसने अपने चेहरे पर पट्टियां लपेटी हुई हैं। मोशिन जब क्लिफ के ऊपर से जंप करता है तो उसे रास्ते में वो दिखाई देता है। जंप करने के बाद वो अपने आसपास देखता है और उसे कहता है मैंने अभी भी क्या देखा। फिर वो उसे कहता है तुम जो भी हो जल्दी से मेरे सामने आओ। मोशिन सामने की तरफ देख रहा होता है तो सामने कोई भी नहीं होता। जब वो वहाँ पर देखता है तो थोड़ी देर के बाद उसे सामने वही मास्टर नजर आता है। वो सामने खड़ा होता है। मोशिन कहता है कौन हो तुम। मोशिन फिर से चिल्लाकर उसे कहता है मैंने तुमसे पूछा है कौन हो तुम, लेकिन वो उसे आगे से कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता। उसी वक्त मोशिन की आंखों के सामने अंधेरा छाना शुरू हो जाता है। पहले उसे थोड़ा सा धुंधला दिखाई देता है और फिर उसे कम्प्लीटली दिखाई देना बंद हो जाता है और उसकी आंखें बंद होते ही वो नीचे गिर जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके पीछे दिखाते हैं मास्टर बेक्सो मून खड़े होते हैं। मास्टर बेक्सो मून ने अपनी किसी स्पेशल टेक्निक को यूज करते हुए मोशिन को वहीं पर बेहोश कर दिया होता है। फिर वो उसे उठाकर अपनी उसी सीक्रेट बेस पर ले जाते हैं। उसे जंजीरों में बांधा होता है। उन्होंने मोशिन को वहाँ पर बांध कर रखा होता है जबकि वो वहाँ पर कुछ तैयारी कर रहे होते हैं। मास्टर बेक्सो मून कहते हैं 20 साल पहले ये सब कुछ मैंने किया था। मैंने कल्ट वालों को चाइना के अंदर घुसने का रास्ता दिया था। ये सारा मेरा प्लान था क्योंकि म्यूरियम कोलिशन के बहुत सारे लीडर्स ऐसे थे जिन्हें अमन पसंद था और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए मैं इन सभी को मारना चाहता था। मुझे लगा कि म्यूरियम कोलिशन को खत्म करने के बाद नई जनरेशन आएगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि ब्लड कल्ट वाले अब तुम्हारे एक बंदे के हाथों से ही हार मान जाएंगे और पीछे हट जाएंगे। इस तरह तुम्हारी वजह से मेरा सारे का सारा प्लान फेल हो गया। मास्टर बेक्सो मून कहते हैं तुम भी ये बात सोचकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होगे। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। ब्लड कल्ट वालों को चाइना के अंदर दाखिल होने में मैंने हेल्प की थी और मुझे ये भी पता है कि तुम कौन हो। मोस्ट ऑफ ऑल मोशिन भी अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है बेक्सो मून तुम अभी तक जिंदा हो और तुमने मुझे पकड़ा कैसे और यहाँ पर कैसे बांधा है। मोशिन अपनी पावर्स को रिलीज करता है लेकिन वो उन बेड़ियों को नहीं तोड़ पाता। हालांकि मोशिन की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि वो इन बेड़ियों को आसानी से तोड़ सकता है। मोशिन इस बात से काफी हैरान होता है और मास्टर बेक्सो मून से कहता है तुमने ये सब कुछ कैसे किया, की पावर काम क्यों नहीं कर रही, मैं इन बेड़ियों को क्यों नहीं तोड़ पा रहा। और यहीं पर मास्टर बेक्सो मून मोशिन को जिंदा करने की स्टोरी के बारे में बता रहे हैं। मास्टर बेक्सो मून कहते हैं तुमने वहाँ पर ब्लड कल्ट के बहुत सारे लोगों को मार दिया तो उन सारे लोगों की लाशें दरिया के किनारे बहती हुई नीचे की तरफ आई। दरिया का पानी भी उनके खून से लाल हो चुका था जबकि वहाँ पर लाशों के ढेर लगे हुए थे। उन्हीं लाशों के ढेर में मुझे एक बहुत ही जख्मी हालत में एक बॉडी मिली और वो बॉडी तुम्हारी थी। तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा बुरी थी। तुम इतने ज्यादा जख्मी थे कि तुम्हारे पास जिंदा रहने का और कोई चांस नहीं था अगर मैं तुम्हें नहीं बचाता। तुम्हारी बॉडी का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं था जो कि जख्मी ना हो। मैंने ब्लड कल्ट वालों को चाइना के अंदर घुसाने में बहुत ज्यादा मेहनत की थी और तुम्हारी वजह से मेरा सारा प्लान फेल हो गया। मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था तुम्हें जिंदा रखने का। तुम्हें देखते ही मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और मैं तुम्हें मारने वाला था। और उसी वक्त वहाँ पर एक मास्टर आया जिसने अपने चेहरे पर पट्टियां लपेटी हुई थी। उसने मुझे कहा कि इसकी जान बचाओ। मास्टर बेक्सो मून इस मास्टर को पहले से ही जानते हैं और उन्हें इसका नाम भी बताया और मुझे भी बताया, लेकिन यहाँ पर बताया नहीं जाएगा क्योंकि सस्पिशन खत्म हो जाती है। मास्टर बेक्सो मून उसे कहती है क्या तुम्हें नहीं पता कि इस बंदे ने क्या किया है, मैं इसको क्यों बचाऊंगा। अगर इसको 2 से 3 बार भी मारा जाए तब भी कम है। इसने मेरा सारा सपना तोड़ दिया। मैं म्यूरियम कोलिशन को खत्म करना चाहता हूँ। पट्टी वाला मास्टर बेक्सो मून से कहता है मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारे पास बहुत कुछ है जिसे तुम खो सकते हो। तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारे बेटे हैं, तुम्हारे पोते हैं। अगर तुम उन सभी को नहीं खोना चाहते, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं उन सभी को ना मारूं, तो फिर इसकी जान बचाओ। जैसा मैं तुम्हें कहता हूँ वैसा ही करो। मास्टर बेक्सो मून कहते हैं उस दिन मुझे तुम्हारी जान बचाना पड़ी। मुझे नहीं पता था कि मैंने जो कुछ भी प्लान बनाए हुए थे वो सारे के सारे मेरे ऊपर ही भारी पड़ेंगे। इस बंदे ने मुझे हमेशा डरा कर रखा, इसी की वजह से तुम अभी तक जिंदा हो। मैंने तुम्हारी जान बचाने की खातिर पूरे के पूरे चाइना से जितनी भी मुझे मेडिसिन आर्ट्स मिल सकी वो सारी की सारी मेडिकल आर्ट्स को मैंने यूज किया कि तुम्हें जिंदा रखा जा सके। साथ ही मुझे उन सारी टेक्निक्स को भी यूज करना पड़ा जिन्हें म्यूरियम कोलिशन में टैबू माना जाता है और उन्हें बैन किया गया है। हर रोज तुम्हारे ऊपर एक नई टेक्निक को यूज करता था और यही सिलसिला पूरे 1
महीने तक चला। 1 महीने के बाद कुछ बहुत ही अजीब होना शुरू हो गया। तुम्हारी बॉडी के ऊपर जितने भी जख्म थे वो सारे के सारे बिल्कुल ठीक होना शुरू हो गए, अपने आप हील हो गए। सिर्फ तुम्हारी बॉडी के ऊपर जो जख्म थे वो हील हो गए, बल्कि तुम्हारी बॉडी जवान होना शुरू हो गई। तुम्हारी बॉडी की पूरी अपीयरेंस ही चेंज हो गई। तुम जो कि एक 40 साल के बुढ़े हुआ करते थे अचानक से 20 साल के लड़के बन गए। मैं भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान था। ये या तो टोटल ट्रांसफॉर्मेशन थी या फिर रिवर्स एजिंग थी। मैं अभी तक इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाया कि वो सब कुछ मेरी वजह से हुआ था या फिर तुम्हारी बॉडी की स्पेशल की पावर की वजह से हुआ था। तो अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया होगा कि तुम यहाँ पर कैसे हो और तुम दोबारा 20 साल बाद जिंदा कैसे हुए। तुम मौत के दरवाजे से वापस आए हो और दोबारा से 20 साल की बॉडी में आ गए हो। मास्टर बेक्सो मून कहते हैं, तुम जानना चाहते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। 20 साल पहले जब तुम्हारी बॉडी रिवर्स एजिंग की वजह से बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, तुम्हारी स्ट्रेंथ तो वापस आ गई थी, लेकिन तुम्हारी कॉन्शियसनेस वापस नहीं आई, यानी कि तुम बेहोश थे। तुम्हें होश नहीं आ रहा था। मैं तुम्हें होश में लाना भी नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे सिर्फ इतने ही ऑर्डर्स थे कि तुम्हें जिंदा करना है, ना सिर्फ तुम्हें होश में लाना है। और अगर तुम होश में आ भी जाते तो मेरा काम यही था कि तुम्हें दोबारा से बेहोश करना है। तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा यंग हो चुकी है, साथ ही बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, लेकिन फिर भी तुम अपनी की पावर को यूज करते हुए इन बेड़ियों को नहीं तोड़ पा रहे। क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे? हालांकि तुम्हारे पास की पावर तो अभी भी सेम है और तुम्हारे पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे। ये सब कुछ सोल रीपर टेक्निक की वजह से हुआ है। मैंने तुम्हारी बॉडी के ऊपर एक स्पेल कास्ट किया है, एक मैजिकल स्पेल। जब तुम बेहोश थे तभी तुम्हारी बॉडी के ऊपर ये स्पेल कास्ट कर दिया गया था, लेकिन 20 साल पहले मैं इस स्पेल को ठीक तरह से कास्ट नहीं कर पाया था। हालांकि उस वक्त ये स्पेल मैं कास्ट कर रहा था, लेकिन फिर भी तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा पावरफुल थी, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गया और तुम्हें मौका मिल गया वहाँ से भागने का। और मुझे नहीं पता कि अगले 20 साल तुमने कहाँ पर गुजारे, लेकिन आज तुम दोबारा से मेरे हाथ में लग गए हो और आज मैं इस स्पेल को बिल्कुल ठीक तरह से कास्ट करूंगा और तुम्हारी बॉडी को अपने कंट्रोल में कर लूंगा, क्योंकि मैंने पिछले 20 साल से इसकी तैयारी की है। मास्टर बेक्सो मून के हाथ में कुछ नीडल्स होती है। वो अपनी नीडल्स को हाथ में लेकर आगे बढ़ते हैं और मोशन के सामने खड़े होकर कहते हैं, एक बार मैं सोल रीपर स्पेल को तुम्हारी बॉडी के ऊपर कास्ट कर दूं, उसके बाद म्यूरियम कोलिशन में जितने भी लोग हैं जिनको मैं मारना चाहता हूँ उन सभी को तुम्हारे हाथ से मरवाऊंगा। मोशन में उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन मास्टर मून अपनी उन नीडल्स को उसके ऊपर फेंक देते हैं और वो सारी की सारी नीडल्स मोशन की बॉडी के ऊपर जाकर लगती है, जिसकी वजह से वो स्पेल कास्ट हो जाता है और मोशन को ऐसे लगता है जैसे कि वो एक बहुत ही गहरी खाई के अंदर गिर रहा है। मास्टर बेक्सो मून उस स्पेल को कास्ट करने के बाद वहाँ से बाहर निकलते हैं उस गुफा के अंदर से, क्योंकि बाहर पट्टी वाला मास्टर खड़ा होता है। मास्टर बेक्सो मून काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं, क्योंकि उन्होंने स्पेल को कास्ट किया है, इसकी वजह से एनर्जी जाया हुई है, जिसकी वजह से वो थक चुके हैं। सोल रीपर स्पेल को कास्ट करने के बाद ये बिल्कुल हिप्नोटाइसिस की तरह काम करता है, लेकिन इसको एक्टिवेट करने के लिए एक बेल की जरूरत है, क्योंकि उस पट्टी वाले मास्टर के पास रखी हुई है। वो उस बेल को उठाते हैं और उसको झुंझुनाते हैं। उस बेल के बचने के साथ ही मोशन की तरफ दिखाते हैं। मोशन की आंखें सुर्ख रंग की चमकना शुरू हो जाती है और मोशन उनकी कंट्रोल में आ जाता है और वो चलते हुए उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। मास्टर बेक्सो मून कहते हैं, मैंने अपना काम पूरा कर दिया है, अब ये तुम्हारे सारे ऑर्डर्स को फॉलो करेगा। ये एक किलर बन चुका है, एक वफादार किलर, जिससे तुम जो चाहे वो करवा सकते हो, जिसे चाहे मरवा सकते हो। मैंने अपना काम पूरा कर दिया है, तो तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा। अब मुझे यहाँ से जाने दो, 20 साल तक मैं यहाँ पर कैद रहा हूँ। वाला मास्टर उसे कहता है, ठीक है, तुमने वाकई में अपना काम पूरा कर दिया है। तुमने पास्ट में यानी कि जो कुछ भी किया है और आज जो कुछ भी किया है, इसके बारे में पूरी दुनिया को नहीं बताया जाएगा। ये सब कुछ एक सीक्रेट रहेगा। अब तुम आजाद हो, तुम यहाँ से जा सकते हो। मास्टर बेक्सो मून उसकी बात सुनने के बाद उस केव से बाहर की तरफ चल पड़ते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। पट्टी वाला मास्टर उसे कहता है, अगर तुम यहाँ से बाहर चले भी जाते हो तो बाहर कुछ भी नहीं बदला। 20 साल पहले जैसे लोग थे आज भी बिल्कुल वैसे ही हैं। इन लोगों से तुम नफरत करते थे वो अभी तक जिंदा हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ब्लड कल्ट वाले भी अब तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे। तुम वहाँ पर भी नहीं जा सकते। और साथ ही वो मास्टर कहता है कि ऐसी दुनिया में जहाँ के लोगों को तुम पसंद नहीं करते, 20 साल बाद वहाँ पर जाकर अकेले मौत मरने का क्या फायदा। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें एक दूसरी दुनिया में भेज सकता हूँ जहाँ पर तुम बहुत ही अच्छे रहोगे। कभी तुम म्यूरियम कोलिशन की शान हुआ करते थे, तुम एक लीडर हुआ करते थे। मुझे लगता है कि 20 साल पहले जो रिकॉर्ड्स में लिख दिया गया है कि बेक्सो मून मर चुका है, 20 साल पहले वो कहीं गायब हो गया था, वही सब कुछ ठीक है। हमें हिस्ट्री को दोबारा से रिपीट नहीं करना चाहिए। अब हिस्ट्री में कुछ भी चेंज नहीं होगा। और साथ ही वो बेल को बजाता है। जैसे ही वो बेल को बजाता है, मास्टर बेक्सो मून भी बेल को सुन के वहीं पर रुक जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि वो अब मरने वाले हैं। और जैसे ही वो पीछे की तरफ देखते हैं, मोशन जल्दी से आगे बढ़ता है और मास्टर बेक्सो मून को वहीं पर मार डालता है। इससे नेक्स्ट वाला सीन ब्लड कल्ट सेक्टर का दिखाया जाता है, जहाँ पर पट्टी वाला मास्टर ब्लड कल्ट सेक्टर के लीडर के पास आता है। वहाँ पर सारे के सारे असैसिन उसके सामने खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो चलता हुआ सामने की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। एल्डर वहाँ पर सामने खड़े होते हैं और उसे कहते हैं, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। एल्डर के हाथ में एक लेटर होता है। एल्डर उसे कहते हैं, क्या ये वाला मैसेज तुमने हमें भेजा है। एल्डर उसे कहते हैं, तुम तो एक चाइनीज हो, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि हम लोग चाइना के दुश्मन हैं। ये वाला मास्टर उसे कहता है, हाँ ये लेटर मैंने भेजा है। एल्डर उसे कहते हैं,
इसके ऊपर जो सील लगी हुई है वो मास्टर बेक्सियो मून की है, जो कि 20 साल पहले गायब हो गया था। उसने हमारी बहुत ज्यादा हेल्प की थी चाइना में घुसने में। हमारे पास उसके नाम का लेटर क्यों है? ये मत कहना कि तुम ही मास्टर बेक्सियो मून हो, कि तुम उसकी तरह के बिल्कुल भी नहीं दिखते। कौन हो तुम? पटी वाला मास्टर उसे कहता है ये बात इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं कौन हूँ, लेकिन ये वाली बात बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं तुम लोगों की हेल्प कर सकता हूँ वो हासिल करने में जो तुम लोग पिछले 20 साल से हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं तुम लोगों की हेल्प तभी करूंगा जब तुम अपने सेक्टर के लीडर से मेरी मुलाकात करवाओगे। मैं उससे बात करना चाहता हूँ। एल्डर उसकी बात सुन के पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं और कहते हैं तुम्हारे जैसे चाइनीज कीड़े मकोड़े सभी एक जैसे हैं, बहुत ज्यादा वीक, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। जैसे वो पीछे की तरफ मुड़ते हैं एक असैसिन जंप करते हुए इस मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि पट्टी वाले मास्टर अपनी तलवार निकालते हैं और उसकी बॉडी के छोटे छोटे पीसेस कर देते हैं। एल्डर भी उसकी इस हरकत को देखकर वहीं पर रुक जाते हैं और पीछे की तरफ मुड़कर उसकी तरफ देख रहे होते हैं। पट्टी वाला मास्टर कहता है तुम्हें लगता है कि चाइनीज कीड़े मकोड़ों की तरह है, क्या तुम्हें वार ऑफ गॉड यानी कि मोस्ट ऑफ वॉल, क्या तुम्हें वो भी एक कीड़ा मकोड़ा दिखाई देता है? एल्डर भी उसकी बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो भी वार ऑफ गॉड को अच्छी तरह से जानते हैं, जबकि वहीं पर लीडर की तरफ भी दिखाते हैं। मोस्ट ऑफ वॉल का नाम सुनते ही लीडर की आंखें भी चमकना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि 20 साल पहले लीडर ने उसी से मार खाई थी। और यहीं पर हमारी एपिसोड 66 का एंड होता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। पीक ऑफ द मास्टर वर्ल्ड के एपिसोड 67 की शुरुआत में म्यूरियम कोलिशन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक मैसेंजर कबूतर आता है और उस कबूतर के साथ एक मैसेज होता है। भिखारी जैंग को वो मैसेज दिया जाता है। भिखारी जैंग उससे पूछता है मैसेज देने वाले से ये मैसेज कहाँ से आया है? वो बंदा कहता है ये मैसेज भी मुकडू ने भेजा है। भिखारी जैंग कहता है लेकिन उसने ये कौन सी लोकेशन से भेजा है? मैसेज लाने वाला बंदा उसे कहता है सेक्टर लीडर, ये उसने चूजियन ब्रांच से भेजा है। उसकी बात सुनते ही भिखारी जैंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे साथ एक जैसे 3 मैसेजेस आए हैं और तीनों ही बिल्कुल एक जैसे हैं। तीनों में मोशन के बारे में ही बताया गया है। मास्टर जैंग सोच रहे होते हैं चीजियन ब्रांच नैमगंग फैमिली के पैलेस से बहुत ज्यादा करीब है, सिर्फ आधे दिन की दूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि अगली बारी नैमगंग फैमिली की हो। साथ ही नेक्स्ट सीन कोलिशन के मेन हॉल का दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे के सारे एल्डर्स काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और वो कोलिशन के लीडर से कह रहे होते हैं ये मसला बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है। हमारा जोंगचियन ग्रुप का वाइस कमांडर वो पागल हो चुका है, वो बिल्कुल एक किलर की तरह रास्ते में आने वाले सभी को मारता जा रहा है, चाहे वो हमारे असैसिन्स ही क्यों ना हो। अभी तक 5 बड़ी फैक्शंस के ऊपर वो हमला कर चुका है और बहुत सारे एल्डर्स को मार चुका है। उनमें से एक एल्डर कहते हैं मैंने सुना है कि वो अकेला नहीं है, उसके साथ और भी बहुत सारे लोग हैं। दूसरे एल्डर उसे कहते हैं तुम बस भी करो, जितने वो उतनी ज्यादा बातें, वो अकेला ही है। फिर उनमें से एक एल्डर कहते हैं चाहे वो अकेला हो या फिर उसके साथ बहुत सारे लोग हों, लेकिन जहाँ पर भी अटैक हुआ है उन सभी के अटैक पैटर्न बिल्कुल एक जैसे हैं और हमें पता है कि ये सब कुछ किसने किया है, ये उसी ने किया है, उसी भिगोड़े ने। वो सारे लोग अंदर बैठ कर बहस कर रहे होते हैं, जबकि कोलिशन के लीडर बाहर खड़े होते हैं भिखारी जैंग के पास। वो भिखारी जैंग से पूछ रहे होते हैं क्या तुम वाकई में श्योर हो गए ये सब कुछ उसी ने किया है? भिखारी जैंग कहता हाँ मैं बिल्कुल श्योर हूँ, क्योंकि जिस बंदे ने ये सारे मैसेजेस भेजे हैं वो बहुत ही स्पेशल है। उसका नाम मुकडू है और वो तो जंगल के अंदर से एक चूहे को भी ढूंढ सकता है। ये तो फिर एक वाइस कमांडर है। मुझे पता है कि ये सब कुछ किसने किया है, ये जोंगचियन ग्रुप के वाइस कमांडर ने किया है। कोलिशन के लीडर भी ये बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और साथ ही वो सोच रहे होते हैं मोशियन ऐसा कैसे कर सकता है? वार ऑफ गॉड ने मुझसे कहा था मैं अपने सारे असैसिन्स को वापस बुला लूं, क्योंकि वो उन सारे निर्दोष लोगों को नहीं मारना चाहता, क्योंकि अगर वो उसके रास्ते में आएंगे तो वो उसके हाथों मारे जाएंगे। कोलिशन लीडर कहते हैं फिर वो आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, वो इतने सारे निर्दोष लोगों को क्यों मारेगा? भिखारी जैंग कोलिशन लीडर से कहता है ये सिर्फ मेरा एक अंदाजा है, लेकिन मुझे लगता है कि वो इस वक्त नैमगंग फैमिली की तरफ बढ़ रहा है। ये बात सुनते ही कोलिशन के लीडर भी काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और साथ ही नेक्स्ट सीन नैमगंग फैमिली का दिखाया जाता है। नैमगंग फैमिली के रात के वक्त का वक्त होता है। कुछ गार्ड्स दरवाजे के बाहर खड़े होते हैं, जबकि मुशिन वहीं पर सीढ़ियां चढ़ते हुए आता है। वो सारे उसे देख लेते हैं और कहते हैं कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो? इतनी रात के वक्त तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है? वो जल्दी से अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और कहते हैं ये म्यूरियम कोलिशन की सबसे बड़ी फैमिली नैमगंग फैमिली का पैलेस है, तुम यहाँ पर नहीं आ सकते। जबकि मोशन तो हिप्नोटाइज्ड है, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रही और उसकी आंखें चमक रही होती हैं। वो सिर्फ गुस्से के साथ आगे बढ़ता है और उन सभी गार्ड्स को मार देता है। फैमिली लीडर भी काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं और कहते हैं अब ये किस किस्म की आवाजें आ रही हैं। कुछ गार्ड्स भागते हुए फैमिली लीडर के पास आते हैं और कहते हैं फैमिली लीडर आपको यहाँ से निकलना होगा, आप यहाँ पर नहीं रह सकते, यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है। फैमिली लीडर उसे कहते हैं मुझे पूरी बात बताओ, यहाँ पर हो क्या रहा है, कौन है जहाँ पर जो हम पर अटैक कर रहा है? वो गार्ड फैमिली लीडर से कहता है वही जिसके बारे में बताया जा रहा है पिछले कुछ दिनों से फैक्शन के ऊपर जो अटैक कर रहा है। जोंगचियन ग्रुप का वाइस कमांडर वो एक मॉन्स्टर बन चुका है। वो भी सारी बात उन्हें बता ही रहा होता है कि उसी वक्त मुशिन आगे बढ़ता है और उस गार्ड के चेहरे पे हाथ रखते हुए उसे जमीन के ऊपर पटक देता है और उसका सर फोड़ देता है। वो वहीं पर मर जाता है। वहीं से और भी बहुत सारे गार्ड्स निकल कर आ जाते हैं, उनके हाथ में तलवारें होती हैं। वो सारे एक दूसरे से कह रहे होते हैं इसे मेन हॉल की तरफ मत जाने देना जहाँ पर हमारे फैमिली लीडर हैं। जबकि मुशिन भी चिल्लाकर आगे बढ़ता
होता है और वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। वहाँ पर गैलरी में जितने भी गार्ड्स होते हैं वो सारे के सारे मर जाते हैं। फैमिली लीडर भी बहुत सा हैरान परेशान होता है। वो सामने की तरफ देखता है तो सामने मोशन खड़ा होता है। वो मोशन को इस तरह बहुत ज्यादा गुस्से में देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। नेक्स्ट सीन मैग्यू क्लैन का दिखाया जाता है। मैग्यू क्लैन के दरवाजे के बाहर हान सुजिन इंतजार कर रही होती है। वो सामने के रास्ते की तरफ देख रही होती है जहाँ से उसे लगता है कि मोजियन जहाँ पर आने वाला है। मास्टर डूवोन वहाँ पर आते हैं और कहते हैं क्या तुम अभी तक मोजियन का यहाँ पर इंतजार कर रही हो। हान सुजिन उनसे कहती है पूरे 10 दिन हो चुके हैं, मोजियन के बारे में अभी तक कोई भी खबर नहीं है, पता नहीं वो कहाँ पर होगा। मुझे कुछ बहुत ज्यादा बुरी फीलिंग आ रही है, मुझे उसकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। मास्टर डूवोन कहते हैं जब मैं कोलिशन से निकला था तो कोलिशन के लीडर ने कहा था कि वो भी मोसोवोल के ऊपर नजर रखेंगे, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो जल्दी आएगा। अगर उसके साथ कुछ हुआ होता तो कोलिशन के लीडर मुझे मैसेज जरूर भेजते। उसी वक्त मैग्यू क्लैन के अंदर से डैम्बिक भागता हुआ आता है और कमांडर से कहता है कमांडर आपके लिए एक मैसेज आया है और ये कोलिशन से आया है। मास्टर डूवोन और हान सुजिन दोनों ये बात सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं कि आखिर उस मैसेज में क्या होगा। नेक्स्ट सीन ब्लड कल्ट वालों के हाइड आउट का दिखाया जाता है। यहाँ पर वो पट्टियों वाला मास्टर ब्लड कल्ट के लीडर से मिलता है। ब्लड कल्ट के लीडर से कहते हैं तो आज मुझे पता चला कि बेक्सटियो मून कहाँ पर था, पिछले 20 साल से तुमने उसे कैद करके रखा हुआ था। पट्टियों वाला मास्टर कहता है ये बात बिल्कुल ठीक है, मैंने उसको कैद किया था। पट्टियों वाला मास्टर कहता है मैं यहाँ पर बेक्सू मून की जगह पर आया हूँ। बेक्सू मून ने तुम्हें चाइना के अंदर घुसने का एक मौका दिया था, लेकिन मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा दे सकता हूँ। लास्ट टाइम जिस बंदे ने यानी कि सर मोसोवोल ने तुम्हारे पर अटैक करके तुम्हारी आर्मी को डिस्ट्रॉय किया था, मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ, वो मेरे कंट्रोल में है। कल्ट के लीडर से कहते हैं मुझे ये बात पता है कि 20 साल पहले भी उसने एक स्पेशल टेक्निक को मोसोवोल के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी नॉलेज इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो उस टेक्निक को सही तरह से मास्टर कर सके, इसी वजह से वो फेल हो गया था। पट्टी वाला मास्टर उसे कहता है हाँ मुझे पता है, वो इस बार भी सोल रिपल टेक्निक को फार्म करने में फेल हो गया, लेकिन हम लोग कामयाबी के साथ उसके माइंड को कंट्रोल कर पाए हैं। इस वक्त वो हिप्नोटाइज्ड है और वो हमारे कंट्रोल में है। कल्ट के लीडर उसे कहते हैं तो मुझे ये बताओ तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, क्या तुम यहाँ पर दोबारा से मेरे कल्ट वालों के साथ हाथ मिलाने के लिए आए हो। कल्ट के लीडर उसे कहते हैं हमने बेक्सू मून को बहुत ज्यादा इनाम देना था अगर हम लोग चाइना के ऊपर हमला करके उसके ऊपर कंट्रोल कर लेते। बेक्सू मून तो मर चुका है, उसकी जगह पर हम तुम्हें डबल अमाउंट देंगे, इतना भी हम बेक्सू मून को देने वाले थे। क्या तुम्हें पता है कि 20 साल पहले हमें बहुत ही बुरी तरह से पीटा गया था, हमारे कल्ट की पावर बिल्कुल खत्म होने के बराबर हो गई थी, मैं भी बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था। हमारी कल्ट की पूरी हिस्ट्री में तो सबसे ज्यादा शर्मिंदा करने वाला दिन था। टीम वाला मास्टर कहता है मुझे लगता है कि हिस्ट्री को दोबारा लिखने का वक्त आ चुका है, इस बार हम लोग दोबारा अपने हाथों से हिस्ट्री को लिखेंगे, एक ऐसी हिस्ट्री जिसमें ब्लड कल्ट वालों ने चाइना के ऊपर अटैक किया और सभी को मारकर चाइना के ऊपर कब्जा कर लिया। कल्ट के लीडर उसकी बात सुनते ही खुश हो जाते हैं और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहते हैं तुम्हारी ऑफर काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम एक चाइनीज हो और तुम अपने चाइना को हमारे हवाले कर रहे हो। पट्टी वाला मास्टर कहता है मेरा चाइना के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है, हालांकि मैं चाइना में पैदा हुआ और एक चाइनीज हूँ। कल्ट के लीडर और भी ज्यादा हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, तुम पीछे नहीं हट सकते। और साथ ही कल्ट के लीडर जंग का ऐलान कर देते हैं अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए। उनके पास जितने भी कल्ट के मेंबर होते हैं उन सभी से कहते हैं मेरे सारे के सारे वॉरियर्स जाग जाओ, वक्त आ चुका है चाइना के ऊपर अटैक करने का और चाइना में कत्ले आम मचाने का। नेक्स्ट सीन में हान सुजिन और मास्टर डूवोन को दिखाते हैं जो कि अपने कुछ साथियों के साथ कोलिशन के उस मैसेज को पढ़ने के बाद भागते हुए कोलिशन की तरफ ही जा रहे होते हैं। सॉरी, कोलिशन की तरफ नहीं, शायद नैमगंग फैमिली की तरफ जा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मोशन कहाँ पर है। वो लोग अभी भागते हुए जा रहे होते हैं कि रास्ते में मास्टर वैंगैम खड़े होते हैं, वो वहीं पर रुक जाते हैं। मास्टर डूवोन मास्टर वैंगैम से कहते हैं सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मास्टर वैंगैम भी उन्हें वहाँ पर देखकर काफी हैरान होते हैं और कहते हैं डूवोन हान सुजिन तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। मास्टर वैंगैम उन्हें सारी की सारी रिपोर्ट देते हैं और कहते हैं लास्ट टाइम गॉड ऑफ वार ने नैमगंग फैमिली के ऊपर अटैक किया था और नैमगंग फैमिली के जो लीडर हैं मरते मरते बचे हैं और वो वहाँ से भाग निकले हैं, इसलिए मोशन उनको मारने में कामयाब नहीं हो सका, लेकिन नैमगंग फैमिली को बहुत ज्यादा नुकसान पहुँचा है। नैमगंग फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के बाद माउंट हुआ फैक्शन, जोंगनम फैक्शन और उसके बाद मोजोंग फैमिली सभी के ऊपर मोशन ने अटैक किया है। चाहे एक छोटी फैक्शन हो या फिर मीडियम साइज की फैक्शन हो, उन्होंने बहुत ज्यादा डैमेज बर्दाश्त कर लिया। छोटी साइज की जितने भी फैक्शंस हैं वो तो तकरीबन एलिमिनेट ही हो चुकी हैं। मास्टर डूवोन मास्टर वैंगैम से कहते हैं अगर मोजियोन ने इतने सारे लोगों को मारा है तो इसका मतलब इन सारी की सारी फैक्शंस के अंदर ब्लड कल्ट के लोग होंगे, इसीलिए उन्हें सबको मारा है। वैंगैम कहता है मुझे भी शुरुआत में ऐसा ही लगा था, लेकिन अब मुझे क्लियर हो चुका है गॉड ऑफ वार जो कुछ भी कर रहा है वो बहुत ज्यादा गलत कर रहा है, क्योंकि उसने कुछ ऐसे निर्दोष लोगों को भी मारा है जिनका ब्लड कल्ट के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। उसके रास्ते में जो भी आ रहा है वो उन सभी को मार रहा है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि उसके ब्रेन को कोई और कंट्रोल कर रहा हो। यहाँ तक कि हमारी म्यूरियम कोलिशन के लोग और उसके अपने जोंगचियन ग्रुप के लोग भी अगर उसके करीब जाएंगे तो वो उनके ऊपर भी अटैक करता है। हान सुजिन कहती है लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है सब कुछ किसी और ने किया हो और मोसोवोल के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा हो। मास्टर वैंगैम कहते हैं मैंने कहा ना कि हम लोग इस बात को साबित कर चुके हैं, हमने अपनी आंखों
आंखों से देखा है वो मोशन ही है। हांसुजिन कहती है लेकिन मैं इस तरह आपकी बात पर यकीन नहीं कर सकती, मुझे उसे पर्सनली देखना है, मैं उसे खुद देखूंगी उसके बाद यकीन करूंगी। मास्टर वैंग एम कहते हैं नहीं, तुम उसके सामने नहीं जा सकती, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, कोई भी जो भी उसके करीब जाता है 50 फीट के करीब वो उसे मार डालता है, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ पर जाने की इजाजत नहीं दे सकता कि हमें इस बारे में नहीं पता कि तुम्हें देखकर उसका रिएक्शन क्या होगा। हांसुजिन कहती है अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब सिचुएशन बहुत ज्यादा सीरियस है, इसलिए मुझे वहाँ पर जरूर जाना चाहिए, मेरा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगी तो आप सब लोग मोशन के ऊपर इल्जाम लगाएंगे। मास्टर डूवॉन उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उनसे कहती है सर आपको पता है कि अगर मोशियन नहीं होता तो मुझे अब तक किसी ने भी मार दिया होता, क्योंकि मैं मैग्यू क्लैन से हूँ, उसने मेरी कई बार जान बचाई है, इसलिए मुझे भी उसकी जान बचाना है। फिर वो मास्टर वैंग एम से कहती है मुझे बताएं वो इस वक्त कहाँ पर है। नेक्स्ट सीन एक छोटी फैक्शन का दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स की लाशें पड़ी होती हैं और वो मशीन ने वहाँ पर तबाही मचाई होती है, और सारे लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और ऊपर खड़े होते हैं और देख रहे होते हैं कि यहाँ पर कितनी ज्यादा तबाही मची है। जो बंदा उसके ऊपर नजर रखे हुए था वो उन सबको बताता है सुबह सुबह मोशन यहाँ पर पहुँचा था और यहाँ पर आकर एक फाइट हुई। मैं इसको फाइट नहीं कहूँगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसने किसी को भी नहीं छोड़ा, जो भी उसके रास्ते में आया उसने उस सबको मार डाला। मास्टर वैंग एम कहते हैं क्या वो अभी भी वहीं पर है उसी बिल्डिंग के अंदर? वो असैसिन उनसे कहते हैं जी सर वो अभी भी वहीं पर है, इसी घर के अंदर है, वो अभी तक बाहर नहीं निकला। हांसुजिन आगे बढ़ने लगती है। डैमबेक उसे कहता है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। हांसुजिन उसे कहती है नहीं तुम मेरे साथ नहीं जा सकते, अगर मैं वहाँ पर जाती हूँ और वो मुझे मार डालता है इससे मैग्यू क्लैन और कोलिशन के दरमियान में फिर से एक बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा हो जाएगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी स्टोरी बताने के लिए जिंदा रहो, तो तुम मैग्यू क्लैन को बताना कि मैंने अपनी मर्जी से ये सब कुछ किया था। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 67 का एंड करते हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। पीक ऑफ द मास्टर वर्ल्ड की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मोजियोन एक छोटी फैक्शन के अंदर है जहाँ पर उसने बहुत सारे गार्ड्स को मार दिया है और वो अभी तक वहीं पर है, वहीं से बाहर नहीं निकला। हांसुजिन वहाँ पर जाने लगती है। डैमबेक उसे कहता है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। हांसुजिन उसे कहती है नहीं आज तुम मेरे साथ नहीं आओगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद कोई ना कोई ऐसा हो जो कि मैग्यू क्लैन के लोगों को ये बात एक्सप्लेन कर सके कि मैं वहाँ पर अपनी मर्जी से गई थी, इसने मुझे फोर्स नहीं किया था, वरना मैग्यू क्लैन में और कोलिशन वालों के दरमियान में दोबारा से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। डैमबेक उसे कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मैं तुम्हारे लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। हांसुजिन उसे कहती है हाँ मुझे पता है तुम मेरे लिए जान भी दे सकते हो, लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया, अभी मुझे तुम्हारी जान की जरूरत नहीं है, इसलिए तुम यहीं पर रुको। फिर हांसुजिन आगे बढ़ती है और मास्टर से कहती है, मास्टर डूवॉन से कहती है मास्टर आप मुझे नहीं रोकेंगे। मास्टर डूवॉन उसे कहते हैं मुझे पता है मैं तुम्हें नहीं रोक सकता, चाहे मैं तुम्हें कुछ भी कह लूँ तुम मेरे कहने पर नहीं रुकोगी। हांसुजिन हल्का सा मुस्कुराती है और उनसे कहती है ठीक है मास्टर मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। वो सारे असैसिन्स कहते हैं मास्टर्स आप इसको क्यों नहीं रोक रहे, जबकि आप अच्छी तरह से जानती हैं कि वो एक मॉन्स्टर है और उसके करीब जो भी जाएगा वो उसको मार डालेगा, फिर चाहे ये लड़की क्यों ना हो। ये लड़की वहाँ पर जाकर सिर्फ सुसाइड करने वाली है और कुछ भी नहीं, इसके वहाँ पर जाने से हमारी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। वो सारे के सारे आगे से खामोश होते हैं और कोई भी प्रिंसेस को रोकने को तैयार नहीं है, जबकि हांसुजिन आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। और वहीं पर मोशिन को भी दिखाते हैं। मोशिन उसी घर के अंदर होता है, बहुत सारे लोगों को मारने के बाद वो वहाँ पर खड़ा होता है और बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। हांसुजिन चलती हुई उसी तरफ जा रही होती है, जबकि उस रूम के अंदर से मोशिन की पावर रिलीज हो रही होती है, जिसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। हांसुजिन कहती है ये वाकई में मेरा मोशियोन है, और इसकी बॉडी के अंदर से जो की पावर निकल रही है उसके अंदर बहुत ज्यादा मर्डरस हो रहा है, इसका किलिंग इंटेंट तो बहुत ज्यादा प्रेशराइज करने वाला है। मैंने पहले कभी भी किसी के मारने के इंटेंट को इतना ज्यादा प्रेशर के साथ महसूस नहीं किया। हांसुजिन जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ती है उसी वक्त मोशिन की तरफ भी दिखाते हैं। मोशिन अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उस घर की छत को तोड़ते हुए जंप करते हुए बाहर निकल आता है। वो छत के ऊपर खड़ा होता है। हांसुजिन उसकी तरफ देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है ये तो मोशियोन ही है, लेकिन मोशियोन तो बहुत ज्यादा गुस्से में है और उसकी आंखें भी सुरह रंग की चमक रही होती है। जैसे वो उसकी सुरह आंखों की तरफ देखती है तो हांसुजिन भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। मोशिन अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए छत के ऊपर से जंप लगाता है और सीधा उसके ऊपर अटैक करता है। वो एक जबरदस्त पंच मारता है, लेकिन हांसुजिन बड़ी स्पीड के साथ अपने आप को उसके पंच से बचा लेती है और उसके पीछे चली जाती है। हांसुजिन बहुत ज्यादा हैरान परेशान होती है और कहती है आखिर मोशियोन के साथ हुआ क्या है, क्या ये वाकई में मेरा मोशियोन है या फिर ये कोई और है। हांसुजिन अपने आप से कह रही होती है क्या ये वाकई में वही मोशियोन है, इसने अभी भी मुझे मारने की कोशिश की है जो कि मेरा बहुत सा ख्याल रखता था। मोशिन फिर से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। मोशिन अपने वन स्टेप को यूज करते हुए हांसुजिन पर पंच मारता है, जबकि हांसुजिन भी जल्दी से अपनी तलवार को निकालकर उसके पंच को ब्लॉक करती है। साथ ही हांसुजिन उसे कहती है भाई ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारी बॉडी इस तरह चेंज हो गई है, तुम एक मॉन्स्टर कैसे बन गए, तुम तो बहुत ज्यादा अच्छे हुआ करते थे। लेकिन मोशिन को कोई भी उसकी बात समझ नहीं आ रही। मोशिन फिर से अपने दूसरे हाथ से उसे पंच मारता है और हांसुजिन पीछे की तरफ गिर जाती
जाती है। हां सुजिन चिल्लाकर उसे कहती है, तुम्हें अपने आपे में वापस आना पड़ेगा। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं कौन हूँ? मैं डैन सियो योन हूँ, तुम्हारी हां सुजिन, तुम्हारी पुरानी दोस्त मास्टर डेंगॉक की पोती। लेकिन मोशन उसकी किसी भी बात को नहीं सुनता और उसकी सारी बातों को इग्नोर करते हुए अपनी पावर्स को रिलीज करता है। जैसे वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है, नीचे का ग्राउंड भी टूट जाता है। हां सुजिन फिर से चिल्लाकर उसका नाम पुकारती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। हां सुजिन के नीचे का ग्राउंड भी टूट जाता है और वो नीचे गिर जाती है। मास्टर वैंग है, मास्टर डू वॉन जो कि ऊपर पहाड़ी के ऊपर खड़े हैं, उनके असैसिन्स ग्राउंड के ऊपर हाथ लगाकर देख रहे होते हैं और कहते हैं जमीन बहुत ज्यादा हिल रही है, लगता है कि उनकी फाइट बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसी वजह से ग्राउंड अभी तक शेक कर रहा है। असैसिन कहता है, मैंने अपनी जिंदगी में जितनी भी फाइट्स देखी है, ये फाइट सबसे ज्यादा फियर्स है। मैंने इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइट पहले कभी नहीं देखी। गॉड ऑफ वार तो बहुत ज्यादा पावरफुल है ही, लेकिन वो मैग्यू क्लैन की लड़की वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो कि उसका सामना कर पा रही है। मास्टर वैंग गैम भी काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं और मास्टर डूवॉन से कहते हैं, मोशियोन तो हांसू जिन को भी नहीं पहचान रहा, हमें लगा था शायद वो उसको पहचान जाए और अपने आपे में आ जाए। अब हम लोग क्या करेंगे? अगर उसने प्रिंसेस को मार दिया तो फिर मैग्यू क्लैन वालों को क्या जवाब देंगे? मास्टर डूवॉन भी उसकी बात सुनने के बाद कोई भी जवाब नहीं देते, जबकि डैम बेग भी काफी ज्यादा घबराया हुआ है अपनी प्रिंसेस की वजह से। मोशिन ने अपने लास्ट अटैक की वजह से जब अपनी की पावर को रिलीज किया था, हांसू जिन गिर गई थी। वहाँ पर नीचे की तरफ दिखाते हैं तो बहुत ही गहरे गड्ढे बन जाते हैं। मोशन क्लिफ के ऊपर खड़ा होता है, जबकि हांसू जिन भी फिर से उठकर खड़ी हो जाती है। हांसू जिन मोशन से कहती है, तुम्हारे पास जो कुछ भी है, तुम्हारे पास जितनी एनर्जी है, सभी रिलीज करो। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम किस हद तक जाते हो, क्या तुम मुझे पहचानते हो या नहीं। मैं तब तक तुम्हारे सामने खड़ी रहूंगी जब तक कि तुम अपने इस पागलपन के दौरे से बाहर नहीं निकल आते, दोबारा से मेरे वही मोशियोन नहीं बन जाते जो कभी पहले हुआ करते थे। हांसू जिन भी अपनी पावर्स को रिलीज करती है और कहती है, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है पीछे हटने का। मोशन भी बड़ी स्पीड के साथ उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हांसू जिन आगे बढ़ते हुए कहती है, मेरी जिंदगी बिल्कुल बेकार है अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती और ना ही तुम्हारे हाथों से मरना चाहती हूँ। मोशन जो कि बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा होता है, वो अपनी फुल पावर को रिलीज करते हुए वहाँ पर एक जबरदस्त पंच मारता है हांसू जिन के ऊपर और वहाँ पर दिखाते हैं एक जबरदस्त धमाका होता है। वो वाला धमाका पहले वाले धमाके से बहुत ही बड़ा होता है। नेक्स्ट सीन एक पहाड़ी का दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टर स्वांगवॉल को दिखाते हैं। पूरी सीरीज में मास्टर स्वांगवॉल को पहली बार दिखाया जा रहा है। मास्टर स्वांगवॉल वही बंदा था जिसने मास्टर डेंगॉक को मारा था, जो उस वक्त म्यूरिम कोलिशन का लीडर हुआ करता था, और साथ ही ये वोन ह्यून का मास्टर भी है। वोन ह्यून अपने मास्टर से मिलने के लिए आता है। वो उसे कहते हैं, वोन ह्यून लगता है कि तुम अपने दोस्त की वजह से काफी परेशान हो, इसलिए तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आए हो। वोन ह्यून अपने मास्टर से कहता है, मास्टर इससे पहले कि आप मुझसे कोई बात करें, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैंने आपसे ये बात छुपाई थी। मैंने आपको अपने दोस्त मोशियोन के बारे में नहीं बताया, उसकी ट्रू आइडेंटिटी क्या है। इसके लिए आप जो भी मुझे सजा देना चाहेंगे मैं उस सजा को एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले हमें अपने दोस्त को बचाने के लिए जाना है। उसके मास्टर स्वांगवॉल उसे कहते हैं, तुम्हें ये बात के लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पहले से पता है कि मोशियोन ही गॉड ऑफ वार है। वोन ह्यून भी ये बात सुनकर काफी हैरान हो जाता है और कहता है, मास्टर क्या आपको ये बात पहले से पता थी? मास्टर स्वांगवॉल उसे कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ कि वो कौन है, क्योंकि वो तुमसे मिलने से पहले काफी अर्सा पहले मेरे पास आया था इस पहाड़ी के ऊपर, और आते ही उसने मुझसे कहा कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। उसने साथ ही मेरे साथ मजाक करते हुए कहा कि क्या मास्टर डेंगॉक की आत्मा मुझे आकर तंग करती है, और उसी ने मुझे कहा था इसको मारने के बाद अब मुझे अपनी बाकी की सारी जिंदगी इसी पहाड़ी के ऊपर काटनी है। हालांकि वो बहुत ज्यादा यंग बॉडी के अंदर था, लेकिन उसने मेरे साथ ये वाला मजाक करके इस बात को साबित कर दिया कि वही मोसोवोल है, कि मोसोवोल के अलावा मुझसे इस अंदाज में कोई भी बात नहीं कर सकता। वो न्यून कहता है, तो मास्टर आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मास्टर स्वांगवॉल उसे कहते हैं, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ क्योंकि तुम उसी वक्त मेरे पास आते हो जब तुम्हें मेरी जरूरत होती है। वो न्यून कहता है, मास्टर प्लीज आपको इस तरह का मजाक करने की जरूरत नहीं है, मुझे साफ साफ बताएं, मैं पहले ही काफी ज्यादा परेशान हूँ कि आखिर गॉड ऑफ वार को ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है, वो इतना बुरा काम कैसे कर सकता है। वो न्यून अपने मास्टर से कहता है, मास्टर मुझे लगता है कि आपको इस सारे की वजह पता है, आपको पता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। मास्टर स्वांगवॉल उसे कहते हैं, ऐसे तो मुझे वजह के बारे में नहीं पता कि वो क्यों ऐसा कर रहा है, लेकिन अगर हमें इस वजह के बारे में पता भी होता तो भी हम लोग कुछ नहीं कर पाते, लेकिन अगर यहाँ पर कोई कर सकता है तो वो खुद मोशिन है। तुम्हें पता है कि 20 साल पहले भी वो चाइना से इतना ही ज्यादा प्यार करता था और चाइना के लोगों से इन लोगों को बचाने के लिए उसने अपनी जान को सैक्रिफाइस कर दिया, उसने अपनी जिंदगी के 20 साल दांव पर लगा दिए। मुझे लगता है कि इस बार भी वो अपनी मदद खुद ही करेगा और वो दोबारा से चाइना के लिए अपने ऊपर हावी आएगा, अपने आपे में दोबारा से आ जाएगा, वो बहुत ही जल्दी वापस आने वाला है। वो न्यून कहता है, मास्टर आपका इस बात से क्या मतलब है कि वो वापस आने वाला है? मास्टर स्वांगवॉल पहाड़ी के ऊपर जाकर खड़े हो जाते हैं और उसे कहते हैं, वो न्यून चलो हमें भी म्यूरिम कोलिशन में चलना है, आज मुझे ये पहाड़ी बहुत ज्यादा अजीब लग रही है, आज मुझे यहाँ से नीचे उतरना है, पिछले 20 साल से मैं यहीं पर हूँ, मुझे लगता है कि अब वक्त आ चुका है म्यूरिम कोलिशन में बहुत सारी तब्दीलियाँ
करने का। नेक्स्ट सीन फिर से फाइटिंग वाली जगह का दिखाया जाता है। वो असैसिन जो कि ग्राउंड के ऊपर हाथ रख के ग्राउंड के हिलने को महसूस कर रहा होता है, वो काफी ज्यादा हैरान परेशान होता है और उन सबसे कहता है ग्राउंड का हिलना बंद हो चुका है, लगता है कि उन दोनों की फाइट एंड हो चुकी है, दोनों में से एक तो मर गया है, इसी वजह से ये फाइट खत्म हुई है। लेकिन सामने बहुत ज्यादा धुआं है, इसलिए कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मास्टर वैंग गैम भी काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है मुझे देखना है कि सामने क्या हुआ है, लेकिन इस वक्त जरा भी हवा नहीं चल रही, वहाँ से ये सारा धुआं उड़ जाता। डैम बेक और मास्टर डू वॉन भी बहुत ज्यादा हैरान परेशान खड़े होते हैं, क्योंकि उन सभी को देखना है कि सामने क्या हुआ है। जब डैम बेक से रहा नहीं जाता तो वो आगे बढ़ जाता है और कहता है मैं वहाँ पर प्रिंसेस को देखने के लिए जा रहा हूँ, मुझसे रहा नहीं जा रहा। मास्टर डू वॉन भी जल्दी से आगे बढ़ते हैं और कहते हैं मुझे भी जाकर देखना चाहिए, मैं इनका कमांडर हूँ। मास्टर डू वॉन भी डैम बेक के साथ साथ ही आगे भागते जाते हैं। वो दोनों जाकर क्लिफ के ऊपर रुकते हैं, क्योंकि सामने के जितना भी ग्राउंड होता है वो सारे का सारा टूट चुका है और बहुत ही गहरी खाइयां बन चुकी हैं। वो दोनों ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि वो दोनों उस खाई के अंदर गिरने वाले थे। मास्टर डू वॉन डैम बेक से कहते हैं यहीं पर रुको, तुम्हें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें नहीं पता कि अभी सामने क्या है, पता मुशिन हम दोनों के ऊपर अटैक करे। डैम बेक मास्टर डू वॉन से कहता है आपको लगता है कि ये सब कुछ देखने के बाद मैं शांत रह सकता हूँ? वो मॉन्स्टर तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिसने इतनी बड़ी खाई बना दी है। डैम बेक चिल्लाकर कहता है प्रिंसेस डैन आप कहाँ पर हैं? डैम बेक ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाकर अपनी प्रिंसेस का नाम पुकार रहा होता है। वहीं पर धुआं हटता है तो सामने की तरफ दिखाते हैं, सामने एक छोटे से टीले के ऊपर हांसुचिन ने मोशिन को अपने गले से लगाया होता है और बहुत ही रोमांटिक सा सीन बना होता है। डैम बेक और मास्टर डू वॉन उन टीलों के ऊपर से जंप करते हुए उन दोनों की तरफ आगे बढ़ते हैं। हांसुचिन उन दोनों से कहती है यहाँ पर करीब मत आना, अभी भी सब कुछ ठीक नहीं हुआ, मैंने इसको बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया है, अगर तुम दोनों मरना नहीं चाहते तो पीछे ही रहो। वो दोनों भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वहीं पर रुक जाते हैं। मोशिन की तरफ दिखाते हैं, हालांकि उसने मोशिन को गले से लगाया हुआ है, लेकिन मोशिन की आंखें अभी भी रेड कलर में चमक रही हैं। नेक्स्ट सीन म्यूरियम कोलिशन का दिखाया जाता है। मास्टर वैंग गैम वहाँ से वापस आ जाते हैं और कोलिशन के लीडर को आकर बताते हैं कि मोशिन के ऊपर एक मैजिक को अप्लाई किया गया था, जिसका नाम सोल रीपर है। कोलिशन के लीडर भी बात सुनकर काफी हैरान होते हैं। मास्टर वैंग गैम कहते हैं मैंने सोल रीपर मैजिक के बारे में सुना था, लेकिन अपनी जिंदगी में पहली बार इसको किसी के ऊपर अप्लाई होता हुआ देख रहा हूँ, ये वाकई में बहुत ही पावरफुल मैजिक है। कोलिशन के लीडर मास्टर वैंग गैम से कहते हैं क्या उसने तुम्हें इस बारे में कुछ बताया कि उसके ऊपर ये सोल रीपर मैजिक किसने कास्ट किया था? मास्टर वैंग गैम कहते हैं नहीं, उसने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, उसने बस इतना ही कहा, उसने कहा कि मैं वापस चला जाऊं और जाकर कोलिशन के लीडर को सारी सिचुएशन के बारे में बताऊं, और इसके बाद वो वहीं पर बेहोश हो गया, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में उसने अपनी बहुत सारी की पावर को जाया कर दिया है, इसकी वजह से वो काफी ज्यादा वीक हो चुका है। कोलिशन के लीडर भी काफी हैरान होते हैं और कहते हैं क्या वाकई में तुम्हें उसने किसी के बारे में नहीं बताया कि उसके ऊपर जो मैजिकल स्पेल किसने कास्ट किया है? मास्टर वैंग गैम कहते हैं नहीं, उसने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 68 का एंड करते हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। पीक ऑफ द मार्शल वर्ल्ड की एपिसोड 69 की शुरुआत में म्यूरियम कोलिशन का सीन दिखाया जाता है। गार्ड्स म्यूरियम कोलिशन के दरवाजे पे खड़े होती हैं, जबकि मास्टर डू वॉन वहाँ पर आते हैं। वो गार्ड्स मास्टर डू वॉन को देखते ही पहचान जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मास्टर डू वॉन से कहते हैं क्या तुम्हें नहीं पता, मास्टर वैंग गैम ने तुम्हें ऑर्डर्स दिए होंगे। गार्ड कहता है हमारी शिफ्ट बहुत ही जल्दी चेंज होने वाली है, इसलिए आपको जो भी चाहिए वो जल्दी से ले लें, कि नई शिफ्ट वाले गार्ड्स मेरे ऑर्डर्स को नहीं फॉलो करेंगे। फिर मास्टर डू वॉन जल्दी से अपने योंगचन ग्रुप के पास जाते हैं। वो सारे के सारे मास्टर डू वॉन को देखकर काफी हैरान होते हैं। मास्टर डू वॉन कहते हैं पता है कि पिछले कुछ दिनों में तुम लोगों ने कोई भी काम नहीं किया, सारे खा खा कर मोटे हो गए हो। वो सारे भी अपने कमांडर को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर कमांडर उन सभी को उस सीक्रेट टनल के रास्ते से लेकर बाहर ले जाते हैं। वो सारे मास्टर डू वॉन से कहते हैं मास्टर जूजी हमें इस बारे में न्यूज देते रहे हैं, बाहर क्या चल रहा है। उन्होंने हमें जितनी भी खबरें सुनाई है वो सारी की सारी बहुत ज्यादा ड्राउनिंग थी। उन्होंने बताया कि हमारे मोशियोन ने बहुत सारे क्लैंस के लोगों को मार डाला है। मास्टर डू वॉन उन सभी से कहते हैं मोशन के बारे में जो खबर है कि वो मैग्यू क्लैन के साथ मिला हुआ है और सभी को मार रहा है, ये बात को छोड़कर बाकी सभी की सभी खबरें बिल्कुल सच हैं। हमारे मोजियोन ने वाकई में बहुत सारे लोगों को मारा है, बहुत सारे मासूम लोग उसके हाथों से मारे गए हैं। जैंगजुक चिल्लाकर कहता है तो कमांडर आप मुझे अपने साथ लेकर इसलिए तो नहीं जा रहे, कहीं आप ये चाहते हैं कि हम लोग जाकर वाइस कमांडर के साथ फाइट करें और उसे पकड़ने में आपकी हेल्प करें? मास्टर डू वॉन आगे से मुस्कुराते हैं और कहते हैं अगर तुम वाइस कमांडर के साथ फाइट करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। जैंगजुक कहता है नहीं सर, मुझे उसके साथ फाइट नहीं करनी, बल्कि मैं तो उसे बचाना चाहता हूँ। ली ब्योंग कहता है सर हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं? मास्टर डू वॉन उन सभी से कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि वार ऑफ गार्ड ने तुम सबको मिलने के लिए बुलवाया है? वो सारे ये बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि वार ऑफ गार्ड तो 20 साल पहले मर चुका है, अब यहाँ वार ऑफ गार्ड कौन सा आ गया है? नेक्स्ट सीन एक पहाड़ी के ऊपर एक गुफा का दिखाया जाता है जहाँ पर मुशिन बैठा होता है। मुशिन अपने सर को पकड़कर बैठा होता है और कहता है अभी भी मेरे सर में वो घंटियां बज रही हैं। जैसे ही मुझे वो घंटी की आवाज आती है उसी वक्त मुझे लगता है जैसे मेरी बॉडी के ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं रहा। मुझे अभी भी उन सारे मासूम लोगों के चेहरे याद हैं जिनको मैंने मार
डाला है। सभी का कोई भी कसूर नहीं था और वो सारे मेरे हाथों से मरे हैं। हान सुजिन उसके पास ही बैठी होती है और उसे कहती है, तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि इस सब में तुम्हारा कोई भी कसूर नहीं है। तुम्हारी बॉडी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं थी। अभी तुम्हें अपने आपे में वापस आना होगा क्योंकि अभी बहुत सारे लोग हैं जिनकी तुम जान बचा सकते हो। मोशिन उसे कहता है, मुझे इस बात का बहुत ज्यादा अफसोस है, यहाँ तक कि मैंने तुम्हें भी मारने की कोशिश की। हान सुजिन उसे कहती है, नहीं, तुमने मुझे मारने की कोशिश नहीं की, बल्कि तुमने अपनी जान लेने की कोशिश की ताकि तुम मुझे बचा सको। और यहीं पर वो एक बैकफ्लैश मेमोरी दिखाती है जहाँ पर मोशिन ने उसकी तलवार से अपने गला काटने की कोशिश की थी ताकि वो हान सुजिन को बचा सके। जब मोशिन ने उसकी तलवार को अपने हाथ में पकड़ा था तो उसके हाथ पर कट लगा था। हान सुजिन उसे कहती है, तुम्हारे हाथ पर ये सबूत है, ये कट का निशान तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम्हारी असलियत क्या है। तुम एक कातिल नहीं हो और न ही किसी को मारना चाहते थे। मोशिन को उसकी सारी बातें सुनने के बाद थोड़ा बहुत हौसला होता है। वो अपनी मुट्ठी बंद करता है और कहता है, अब वक्त आ चुका है ब्लड कल्ट वालों को चाइना से हमेशा के लिए दूर करने का। वहीं पर उस गुफा के बाहर एक बड़ा सा झरना होता है। मोशिन उस झरने के अंदर छलांग लगाता है और पानी के अंदर चला जाता है, जबकि हान सुजिन वहीं पर खड़ी होती है। इस वक्त मास्टर डुवोन बाकी की सारी टीम को लेकर वहाँ पर आ जाते हैं। एंगजुन हान सुजिन को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। वो उसे कहता है, हान सुजिन नहीं, तुम्हारा नाम तो डेंसियो योन है, आज के बाद हम तुम्हें डेंसियो योन ही कहेंगे। वो सारे भी हान सुजिन को देखकर काफी खुश होते हैं और उनसे कहते हैं, तुमने तो हम सभी को बेवकूफ बना दिया, तुम हमें बता सकती थी कि तुम कौन हो। जबकि बेक जियोन उसे कहता है, मुझे तो लगा था शायद मैगियो के लोगों के सर पर सींग होते हैं, लेकिन तुम तो बिल्कुल हमारी जैसी हो, हमें पता भी नहीं चला कि मैगियो की प्रिंसेस हमारे साथ है। लीबियोम कहता है, तुम्हारे साथ यहाँ पर एक साथ खड़े होने में हमें काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है क्योंकि सभी को इस बारे में पता है। हाउन कहती है, हाँ सभी को पता है कि तुम डेविल कल्टीवेटर मास्टर डैनगॉक की पोती हो। तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारे मास्टर डैनगॉक और तुम्हारे डैड के साथ क्या किया था। आशियोन उन दोनों से कहती है, सिस्टर ब्रदर तुम्हें इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। हान सुजिन भी उनसे कहती है, हाँ जो पास में हो गया उसको भूल जाओ, मुझे पता है कि वो सब कुछ कैसे हुआ था और किसने किया था। इस सब के पीछे ब्लड कल्ट वाले हैं, तुम्हारे ग्रैंडपा ने कुछ भी नहीं किया। मास्टर डुवोन उन सभी से कहते हैं, तुम सब लोगों के दरमियान में जो भी इख्तिलाफ है हम लोग उसको किसी दिन निपटा लेंगे, लेकिन आज के लिए हमें एक और जरूरी काम करना है। मोशिन जो कि पानी के अंदर अपने दिमाग को शांत करने के लिए गया होता है, पानी के अंदर जाने से उसकी अपनी अच्छी वाली की पावर वापस आ जाती है और वो पानी के अंदर से जंप करते हुए बाहर निकलता है। वो सारे भी अपने वाइस कमांडर को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जबकि मास्टर डुवोन उन सभी से कहते हैं, ये तुम्हारा वाइस कमांडर नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम सभी इसके सामने ग्रीट करो क्योंकि जो मास्टर सो वोल है यानी कि गॉड ऑफ वॉर है, इसके बारे में तुम सब लोग जानते हो कि जो 20 साल पहले मर गया था लेकिन ये मरा नहीं। अब ये वाली बात सुनने के बाद जोंगशियन ग्रुप के सारे मेंबर्स ही बहुत ज्यादा हैरान परेशान होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारा मोशियोन हमारा वाइस कमांडर सर मोसोवोल कैसे हो सकता है। सबके साथ ही दूसरी तरफ चाइना के बाहर का सीन दिखाते हैं। ब्लड कल्ट का लीडर अपनी पूरी आर्मी को लेकर चाइना के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। उसके पास एक बहुत बड़ी आर्मी है, वो पटियों वाला मास्टर भी उसके साथ ही है और इस बार उनका लीडर काफी ज्यादा होशियार, बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी है। उसे लगता है कि इस बार वो चाइना के ऊपर कब्जा कर लेगा। मास्टर डुवोन कहते हैं, मैंने कोलिशन के लीडर को इस बारे में बता दिया है, मैंने उन्हें बताया है कि ब्लड कल्ट वालों के साथ हमारी बहुत ही जल्दी जंग होने वाली है, इसलिए वो जल्दी से सारे के सारे कोलिशन वालों को तैयार करें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज्यादा फैक्शंस और फैमिलीज वाले उनकी बात मानेंगे क्योंकि कोई भी ब्लड कल्ट वाली बात पर यकीन करने को राजी नहीं। और साथ ही हमने हान सुजिन की मदद से मैग्यू क्लैन से भी मदद मांगी है। मुझे नहीं लगता कि मैग्यू क्लैन वाले वक्त पर हमारी हेल्प करने के लिए आ पाएंगे, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें ज्यादा हेल्प मिल सकती है। मोशिन उन सभी से कहता है, फिर इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ हम 9 लोग हैं क्योंकि ब्लड कल्ट की आर्मी से फाइट करेंगे। बेक जियोन उसे कहता है, क्या हमारे पास कोई और ऑप्शन है। जीवोन कहता है, ये वाली फाइट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाली है और हो सकता है कि ये हमारी आखिरी फाइट हो। मास्टर डुवोन उन सभी से कहते हैं, मुझे लगता है कि तुम सब लोग सर मोसोवोल के सामने कुछ भी कह सकती हो क्योंकि तुम इसे अपना वाइस कमांडर मानते हो, लेकिन तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है जबकि वार ऑफ गॉड हमारे साथ है, हमें डरने की क्या जरूरत है। हान सुजिन मास्टर डुवोन से कहती है, हमें सिर्फ इस फाइट को जीतना नहीं है बल्कि हमें इस फाइट को इस तरह जीतना है कि ब्लड कल्ट को जड़ से उखाड़ देना है। हमारी म्यूरियम कोलिशन में उनके जितने भी गद्दार सिपाहीज हैं उन सभी को पकड़ना है। ब्लड कल्ट वालों ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा बचपन छीन लिया, मेरे मॉम डैड को मुझसे छीन लिया। हालांकि मेरे मैग्यू क्लैन वालों को भी अच्छी तरह से पता था मेरी फैमिली नहीं रही, लेकिन फिर भी वो लोग मुझे जानवरों की तरह ट्रीट करते रहे हैं और हर रात मुझे इसी बात के डरावने सपने आते हैं और मुझे इन सारे डरावने सपनों से आजादी चाहिए और इसके लिए जरूरी है कि हम लोग ब्लड कल्ट का खात्मा करें। हान सुजिन उन सभी से कहती है, जिंदगी मैंने गुजारी है, मैं नहीं चाहती कि तुम लोग ऐसी जिंदगी गुजारो या फिर तुम में से कोई या फिर हमारी नेक्स्ट जनरेशन। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमें इस फाइट को जीतना है और ब्लड कल्ट वालों को हमेशा के लिए खत्म करना है ताकि कोई भी मेरी तरह की जिंदगी ना गुजारे। नेक्स्ट सीन कोलिशन का दिखाया जाता है। कोलिशन के बाहर बहुत सारी फैक्शंस के सोल्जर आकर इकट्ठे होते हैं। मास्टर ली गियोम और मास्टर जूजी वहीं पर खड़े होते हैं। मास्टर ली गियोम कहते हैं, यहाँ पर तो बहुत सारे सोल्जर्स आ गए हैं जो कि हर किस्म की फैक्शन से यहाँ पर आए हैं। लगता है कि आज ये हमारी कोलिशन के लीडर को उनकी पोजीशन से हटाकर रहेंगे। हो सकता है कि यहाँ पर फाइट भी हो जाए। ये लोग तो हमारी कोलिशन के लीडर की बात को मानने को तैयार नहीं है। मास्टर जूजी कहते हैं, एल्डर्स की मीटिंग में ये सब कुछ तो पहले से डिसाइड कर दिया गया था, वो
सब लोग कोलिशन के लीडर को हटाने वाले हैं, इसलिए इसमें ज्यादा सरप्राइज होने वाली कोई बात नहीं। मास्टर जूजी मास्टर ली क्योम से कहते हैं माउंट हुआ के सुप्रीम मास्टर के साथ हुई थी। सुप्रीम मास्टर कहते हैं कि उनकी फैमिली के बहुत सारे लोग मर चुके हैं, उन सभी को मोजियोन ने मारा है, इसलिए वो लोग हमारे लीडर की बात को मानने को तैयार नहीं है, वो अपने सोल्जर्स को यहाँ पर नहीं भेजेंगे। मास्टर जूजी कहते हैं मुझे लगता है कि हमारी आज की काउंसिल की मीटिंग में रिजल्ट तो बिल्कुल साफ है, हमारे कोलिशन के लीडर को अपनी पोजीशन से हटना पड़ेगा क्योंकि ये सारे के सारे लोग ही उसके खिलाफ हैं। मास्टर ली क्योम ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। मास्टर जूजी कहते हैं हमारे कोलिशन के लीडर ने कहा था कि मेरा कोई भी फॉलोअर गुस्सा नहीं करेगा, मैं इस मसले को बहुत ही आराम से निपटाना है। मास्टर ली क्योम कहते हैं चाहे जो भी हो मैं जाकर अपने चियोंसो ग्रुप को इकट्ठा करने वाला हूँ। इसी वक्त सामने वो देखते हैं तो सामने से वून ह्योन जा रहा होता है। वून ह्योन कहता है मुझे लगता है कि मैंने कमांडर ली क्योम की आवाज यहीं कहीं से सुनी है। मास्टर ली क्योम आगे बढ़ते हैं और वून ह्योन से कहते हैं वून ह्योन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे तो लगा था कि तुम वहाँ पर अपने मास्टर से मिलने के लिए माउंटेन के ऊपर गए हो। वून ह्योन मास्टर से कहता है कमांडर हमारे पास जरा सा भी टाइम नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी अपने ग्रुप को इकट्ठा करें, रास्ते में मैं आपको सारी की सारी बात एक्सप्लेन कर दूंगा, हम लोग एक एडवेंचर पर जाने वाले हैं। जबकि मास्टर सोंग वॉल को भी दिखाते हैं, वो भी 20 साल के बाद अपनी माउंटेन से नीचे उतर आए हैं और वो कोलिशन के लीडर के कमरे की तरफ जा रहे हैं। कोलिशन के लीडर अपने रूम में बैठे हैं जबकि मेन हॉल में बहुत सारे एल्डर्स उनके सामने खड़े हैं और वो सारे के सारे बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। माउंट हुआ के एल्डर सुप्रीम एल्डर भी वहाँ पर आए हुए हैं। ऐसे मास्टर सोंग वॉल वहाँ पर आते हैं, वो सारे के सारे उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ब्लेड गॉड सोंग वॉल यहाँ पर क्या कर रहा है। वो सारी एल्डर मास्टर सोंग वॉल से कहते हैं तुमने तो 20 साल पहले ये फैसला कर लिया था कि तुम अपनी पहाड़ी से नीचे नहीं आओगे क्योंकि 20 साल पहले तुमने अपने जिगरी दोस्त यानी कि डेविल कल्टीवेटर मास्टर डैनगॉक को मार डाला था, इसका तुम्हें बहुत ज्यादा पछतावा था, इसीलिए तुमने लीडरशिप भी छोड़ दी थी। तुमने कहा था कि तुम कभी भी हमारी कोलिशन के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करोगे और कभी वापस नहीं आओगे, तो आज तुम यहाँ पर क्यों आए हो। मास्टर सोंग वॉल उन सभी से कहते हैं हाँ मैंने 20 साल पहले ये बात कही थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सब लोग यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उस सभी की जिम्मेदारी हे चियोंग के ऊपर डाल दो, इसको लीडर की पोजीशन को छोड़ने का कहो। जोंगचियोन ग्रुप के वाइस कमांडर ने जो कुछ भी किया है वो अपने कंट्रोल में नहीं था, इस वजह से उसने सब कुछ किया है। एक एल्डर कहते हैं जोंगचियोन ग्रुप को बनाने का फैसला भी मास्टर हे जियोंग का ही था, इसलिए सारी की सारी जिम्मेदारी भी तो इन्हीं की बनती है। जोंगचियोन ग्रुप को बनाने का मकसद ब्लड कल्ट वालों को पकड़ना था, लेकिन वो आज तक किसी भी ब्लड कल्ट के मेंबर को नहीं पकड़ पाए, उनके पास कोई भी सबूत नहीं है। हालांकि उन्होंने बहुत सारी फैक्शंस की इन्वेस्टिगेशन किया और हमारी कमजोरियां ढूंढने पर लगे हुए हैं। उनमें से एक एल्डर कहते हैं और मैग्यू क्लैन की उस लड़की के बारे में क्या जो कि प्रिंसेस यहाँ पर छुप कर आ गई और जोंगचियोन ग्रुप का हिस्सा बन गई। ऐसा तो नहीं है कि हे जियोंग को इस बारे में पता नहीं था, है कि लीडर को इस सब के बारे में पहले से पता था, उसने ये सब कुछ होने दिया। हमें लगता है कि उसी लड़की ने मो जियोन को अपने कंट्रोल में किया होगा। उसी लड़की के कहने पर मो जियोन ने हमारे बहुत सारे लोगों को मार दिया है कि वो भी अब मैग्यू के साथ मिला हुआ है। इनमें से एक एल्डर कहते हैं हमारे कोलिशन के लीडर बस आराम से बैठे हुए हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, मुझे लगता है कि ये भी मैग्यू क्लैन के साथ मिले हुए हैं। इसकी ये बात सुनते ही मास्टर सोंग वॉल गुस्सा हो जाते हैं और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसकी तरफ घूर कर देखते हैं। वो एल्डर बेचारे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। मास्टर सोंग वॉल कोलिशन के लीडर से कहते हैं ये सब लोग बहुत ज्यादा बदतमीज हैं, जरा इनको देखो तो सही, ये किस तरह बात कर रहे हैं। ये मत कहना कि वो इन सब को इग्नोर कर रहा है और इन सब को बर्दाश्त कर रहा है। सारे लोग भी उसकी बात सुन के हैरान हो जाते हैं, खासतौर पर माउंट हुआ के सुप्रीम मास्टर। वो कहते हैं तुम किसकी बात कर रहे हो, कौन हम सबको बर्दाश्त कर रहा है। मास्टर सोंग वॉल उन सभी से कहते हैं तुम सब लोग बहुत ज्यादा बेकार हो, तुम्हें सिर्फ वही दिखाई देता है जो तुम लोग देखना चाहते हो, तुम्हें सच्चाई के बारे में कुछ भी नहीं पता। यहाँ पर जितनी देर के लिए तुम बात कर रहे हो तुम अपने मुंह से सिर्फ गंदी बातें ही निकाल रहे हो। एक एल्डर उसे कहते हैं लोग आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इस वक्त आप लाइन को क्रॉस कर रहे हैं और हमारी इंसल्ट कर रहे हैं। मास्टर सोंग वॉल चिल्लाकर उसे कहते हैं शुक्र करो मेरा ब्लेड मेरे हाथ में नहीं है, वरना इस वक्त मैं तुम सभी की गर्दन उड़ा देता। ये बात सुनते ही वो सारे के सारे एल्डर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। और यहीं पर हमारी एपिसोड 69 का एंड करते हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। पीक ऑफ द मास्टर वर्ल्ड के एपिसोड 70 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मास्टर सोंग वॉल काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और उन एल्डर से कहते हैं तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर इस तरह की बातें करने की, शुक्र करो मेरे पास मेरा ब्लेड नहीं है, वरना मैं तुम सभी लोगों की गर्दनें उड़ा देता। सारी एल्डर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। मास्टर सोंग वॉल उन सभी से कहते हैं तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं यहाँ पर अपनी पहाड़ी को छोड़कर 20 साल के बाद तुम्हारे बीच क्यों आया हूँ? क्या मैं यहाँ पर तुम सब की बातें सुनने के लिए आया हूँ? नहीं, यहाँ पर मसला बहुत ज्यादा गंभीर है और न ही मैं यहाँ पर जियोंग की लीडर की पोजीशन को बचाने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ पर अपनी कोलिशन को बचाने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ पर तुम सभी को बचाने के लिए आया हूँ, क्योंकि ब्लड कल्ट वाले यहाँ पर आ जाते हैं तो वो तुम सभी को मार डालेंगे। लेकिन तुम सब लोगों को इस तरह यहाँ पर बकवास करते हुए देखकर तो लगता है कि तुम सब लोगों को यहीं पर मरने के लिए छोड़ देना चाहिए, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं करनी चाहिए। मैं वापस अपनी माउंटेन पर जा रहा हूँ और दोबारा यहाँ पर नहीं आऊंगा। मैं इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि हे जियोंग ने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है। इसने जोंगचियोन ग्रुप का बनाया। जोंगचियोन ग्रुप को बनाने का मकसद ही यही था कि ब्लड कल्ट वालों को यहाँ से बाहर निकाला जाए
ताकि अमन और शांति कायम की जाए, लेकिन तुम सब लोग नहीं करने देते। उस लड़की के ऊपर तुम लोग इल्जाम लगा रहे हो जिसे तुम कहते हो कि मैगियो की प्रिंसेस है और जहाँ पर आकर तुम्हारे लोगों को मार रही है। नहीं, वो ऐसी नहीं है। मेरे पास आई थी और वो अपने मॉम डैड की मौत के बारे में जानना चाहती थी कि उनके साथ क्या हुआ। मैंने उसे यहाँ पर कोलिशन के अंदर भेजा था। रही बात जोंगचियोन ग्रुप के वाइस कमांडर की, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मोशियोन को एक कातिल कहने की या फिर उसे एक गद्दार कहने की। मोशियोन पूरी दुनिया में एक इकलौता ऐसा इंसान है जिससे मैं बहुत ज्यादा डरता हूँ और साथ ही मैं उसकी बहुत ज्यादा इज्जत भी करता हूँ। अगर वो चाहे तो पूरी की पूरी म्यूरिम कोलिशन को डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्योंकि वो खुद ही म्यूरिम कोलिशन है। वो फैक्शन के सुप्रीम मास्टर उनकी बात सुनते ही समझ जाते हैं और कहते हैं तुम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हो, मुझे थोड़ा बहुत शक तो पड़ रहा है। मास्टर सोंगवॉल उन सब से कहते हैं कि मैंने तुम सभी के सामने इतनी सारी बातें कर दी, तो तुम्हारे जहन में इस वक्त कौन सा बंदा आ रहा है। हुआ के मास्टर उसे कहते हैं मेरे जहन में तो सिर्फ एक ही नाम आ रहा है। नहीं, तुम वार गॉड की बात तो नहीं कर रहे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वार ऑफ गॉड यानी मोसोवोल अभी तक जिंदा कैसे हो सकता है? मास्टर सोंगवॉल उसकी तरफ देखकर मुस्कुराना शुरू कर देते हैं, यानी कि वो उसे कंफर्मेशन दे रहे हैं, हाँ वो मोसोवोल है। सीन फिर से ब्लड कल्ट वालों की आर्मी का दिखाया जाता है। ब्लड कल्ट वाली आर्मी आगे की तरफ बढ़ रही है। लोग चाइना के बॉर्डर के करीब पहुँच जाते हैं। लीडर और एल्डर दोनों ही ऊपर खड़े होते हैं अपने तख्त के ऊपर, जहाँ पर उनकी कुर्सी को कुछ मजदूरों ने उठा रखा होता है। एल्डर लीडर से कहते हैं, लीडर मुझे यहाँ से चाइना की सरहदें दिखाई दे रही हैं। हम लोग बहुत ही जल्दी चाइना में एंटर होने वाले हैं। लीडर ये बात सुनते ही हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं हम लोगों ने यहाँ तक पहुँचने के लिए एक बहुत ही लंबा सफर तय किया है। बहुत ही जल्दी हम लोग ब्लड स्काई को ओपन करेंगे और यहाँ पर खून की नदियाँ बहा देंगे। हम लोग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम लोग म्यूरिम कोलिशन तक नहीं पहुँच जाते। इस बार चाइना हमारा होगा। ब्लड कल्ट की आर्मी में सबसे आगे आगे ज़ोंबीज की आर्मी होती है और उनको एक जनरल लीड कर रहा होता है। लीडर अपने एल्डर से कहते हैं हमारी ज़ोंबीज की आर्मी के कमांडर को आगे भेजो और साथ ही उनकी आर्मी को, ताकि वो रास्ते में आने वाले सभी को मार डालें। ज़ोंबीज की आर्मी के कमांडर अपने हाथ के ऊपर कट लगाते हैं और साथ ही अपने ब्लड को बहाते हुए सारे ज़ोंबीज को एक्टिवेट करते हैं और उन सब से कहते हैं चलो आगे बढ़ो। और वो सारे ज़ोंबीज चिल्लाते हुए आगे की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। यहीं पर 3 आम लोगों को दिखाया जाता है। वो 3 आम लोग वहाँ पर किसी चीज को ढूंढ रहे होते हैं। उनमें से एक बंदे ने यहाँ पर कुछ देखा होता है और बाकी के 2 को वो दिखाने के लिए साथ लाया होता है। बाकी के दोनों से कहते हैं ब्रदर तुम यहाँ पर हमें क्यों लेकर आए हो? क्या यहाँ पर कोई खजाना दबा हुआ है? क्यों यहाँ पर ले आए हो इतनी दूर? बंदा उनसे कहता है मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ दिखाना चाहता हूँ, लेकिन अब मुझे यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। बाकी के दोनों से कहते हैं तुम हमें दिखाना क्या चाहते हो? चाल वाला बंदा उनसे कहता है मैंने यहाँ पर कुछ स्केलेटन्स देखे थे, यहाँ पर बहुत सारे कंकाल पड़े हुए थे। मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत टाइम पहले कोई फाइट हुई होगी, इसी वजह से यहाँ पर बहुत सारे कंकाल थे। कुछ साल पहले मैं यहाँ पर आया था, यहाँ पर बहुत सारे कंकाल थे। दूसरा बंदा उसे कहता है लेकिन तुम हमें यहाँ पर इतने सारा स्केलेटन्स दिखाने के लिए क्यों लाए हो? स्केलेटन्स को देखकर हमें क्या मिलेगा? वो तीनों हमें इसी तरह बातें करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं कि उन्हें सामने से अजीब सी आवाजें आना शुरू होती हैं। वो काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये क्या है? सामने से क्या आ रहा है? सामने की तरफ देखते हैं तो सामने से एक ज़ॉम्बी भागता हुआ आ रहा होता है। वो ज़ॉम्बी को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं, लेकिन जैसे ही वो ज़ॉम्बी उनके करीब पहुंचता है वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि वो ज़ॉम्बी कुल एक ज़ॉम्बी की तरह लग रहा होता है। वो डर के मारे एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। वो ज़ॉम्बी जंप करता है और उनको मारने लगता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर मोशन की एंट्री होती है। मोशन उसे पंच मारता है और उसका सर उड़ा देता है। वो तीनों मोशन को देखकर कहते हैं तुम कौन हो? अंसुजीन उन तीनों से कहती है अगर जिंदा रहना चाहते हो तो जल्दी से इस एरिया को खाली करो और रास्ते में जितने भी और लोग हैं उन सभी को भी लेकर यहाँ से चले जाओ। मास्टर डुवॉन भी वहीं पर होते हैं और कहते हैं चलो जल्दी करो भागो यहाँ से। वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। मोशन वहाँ पर ज़ॉम्बीज की आर्मी को देखकर कहता है लगता है कि लास्ट टाइम के बाद इन्हें बहुत बड़ा सबक मिला है। इस बार इनकी तादाद पहले से ज्यादा है, पिछली बार ये कम थे। मास्टर डुवॉन मोशन से कहते हैं लास्ट टाइम तुम अकेले इनके साथ फाइट कर रहे थे और तुम्हारे साथ मैगियो क्लैन के 2 गार्डियंस थे जो कि बाद में पहुंचे थे, लेकिन इस बार तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ जोंगचियोन ग्रुप के 9 लोग हैं। जोंगचियोन ग्रुप के बाकी के मेंबर्स को भी दिखाते हैं, वो सारे भी निकल कर आ जाते हैं। मोशन कहता है तो इस बार हमें ये फाइट जरूर जीतनी है, इस बार हमारी तादाद काफी ज्यादा है। मोशन उन सब से कहता है मैंने तुम सब लोगों को प्रैक्टिस के दौरान बताया था कि इन सारे ज़ॉम्बीज को कैसे मारना है। हिबी क्लैन में तुम सभी लोगों ने ये बात साबित की थी कि तुम इन सारे ब्लड कल्ट के मेंबर्स से फाइट कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम लोग इस सब से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हारी कैपेबिलिटीज इससे बहुत ज्यादा है। आज तुम्हें अपना फुल देना है। यहाँ पर तुम रुक नहीं सकते, क्योंकि अगर रुकोगे तो मरोगे। अगर तुम एक को मारते हो तो साथ ही दूसरे को मारने के लिए आगे बढ़ जाओ। एक बार तुमने 10 ज़ॉम्बीज को मार दिया तो तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर उसके बाद तुम्हारा टारगेट 20 ज़ॉम्बीज को मारना है, जब तक तुम 100 को नहीं मार देते। मैं चाहता हूँ कि तुम में से हर एक 100 ज़ॉम्बीज को मारे। इसी तरह हम लोग इस फाइट को जीतेंगे, वरना हम लोग इस फाइट को नहीं जीत पाएंगे। सारे के सारे ज़ॉम्बीज उनके बहुत ज्यादा करीब पहुँच जाते हैं। मिशन चलाकर अपने जोंगचियोन डैन ग्रुप से कहता है चलो जल्दी से आगे बढ़ो और मारना शुरू करो। तो इसी के साथ ही रात का वक्त खत्म हो जाता है और सुबह का सूरज निकलता है। ज़ॉम्बीज की आर्मी का ग्रुप क्योंकि उन सभी के आगे आगे था, उन्हें रास्ता क्लियर करने का ऑर्डर दिया गया था। उनके पीछे पीछे ब्लड कल्ट के ओरिजिनल आर्मी आ रही है। वो सारे चलते हुए
आ रहे होते हैं। सामने बहुत ज्यादा धुंध होती है, यहाँ पर धुआं होता है, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। उनका लीडर उन सब से कहता है सभी लोग यहीं पर रुक जाओ। सामने कुछ नजर आता है, एक मिट्टी की डेयरी होती है और उस डेयरी के ऊपर एक सर पड़ा होता है। वो भागता हुआ आगे जाता है उसे देखने के लिए, तो वो ज़ॉम्बीज़ की आर्मी के जनरल का सर होता है। ये देखकर तो वो असैसिन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये कैसे हो गया। वो भागते हुए वापस आते हैं और आकर अपने ब्लड कल्ट के लीडर को इस बारे में बताते हैं। ब्लड कल्ट के लीडर भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो अपनी स्टेज के ऊपर से जंप करते हैं। जंप करने के बाद अपनी आर्मी के सामने यानी कि फ्रंट पे चले जाते हैं और फ्रंट पर जाने के बाद क्योंकि सामने बहुत ज्यादा धुआं होता है, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता, तो वहाँ पर जाने के बाद अपनी की पावर को रिलीज करते हैं। पावर को रिलीज करने के बाद वहीं पर एक जबरदस्त धमाका करते हैं। उनकी पावर की फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि सामने जितना भी धुआं या धुंध होती है वो सारी की सारी उड़ जाती है और जैसे वहाँ से वो धुआं या धुंध उड़ती है तो वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ की लाशें पड़ी होती हैं। उनकी ज़ॉम्बीज़ की जितनी भी आर्मी होती है वो सारे की सारी मर चुकी है। लीडर भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है मैंने कितने ही साल लगाकर 900 ज़ॉम्बीज़ की आर्मी बनाई थी और ये सारे के सारे एक ही बार में मर गए, ऐसा कैसे हो सकता है। लीडर पट्टियों वाले मास्टर से कहते हैं चाइनीज यहाँ पर क्या हो रहा है, कहीं तुमने हमें किसी ट्रैप में तो नहीं फंसा दिया। वो पट्टियों वाले मास्टर भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और सोच रहे होते हैं कहीं ऐसा तो नहीं वार गार्ड के ऊपर जो आपने सोल रीपर वाला स्पेल कास्ट किया था वो टूट चुका है। लीडर काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और उसे कहते हैं चाइनीज लगता है तुमने हमें धोखा दिया है, तुम हमें जानबूझकर यहाँ पर लेकर आए हो। लीडर सामने की तरफ देखते हैं तो सामने उन्हें मोशन नजर आता है। मोशन लीडर से कहता है क्या तुम अभी भी वही बेवकूफ इंसान हो कि लोगों का खून बहाने से एक गॉड बनना चाहता है। लीडर मोशन की तरफ देखते हैं और कहते हैं इसकी आवाज और इसकी बॉडी बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है, लेकिन फिर भी इसकी बॉडी से जो ऑरा निकल रहा है उसको महसूस करना इतना भी मुश्किल नहीं है। मैं इसके ऑरा को पहचानता हूँ, ये वही है जिसने 20 साल पहले मेरे ऊपर अटैक करके मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदा किया था और मैं इसके हाथों हार गया था। इसी की वजह से पिछले 20 साल से हमारी ब्लड कल्ट वाले गुफा में छुपे हुए हैं, कभी बाहर नहीं आ पाए। लीडर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं मुझे नहीं लगा था कि हम लोग 20 साल के बाद फिर से मिलेंगे, मुझे तुम्हें मिलकर काफी खुशी हुई। ब्लैक टाइगर, मोसो वॉल, द वार ऑफ गॉड। एल्डर भी मोसो वॉल को देखकर काफी हैरान होते हैं और वो पटनी वाले मास्टर से कहते हैं चाइनीज तुमने तो कहा था कि ये तुम्हारे कंट्रोल में है, लगता है तुमने वाकई में धोखा दिया है। पटनी वाले मास्टर से कहते हैं मुझे क्या पता, मैंने तो इसको कंट्रोल किया था, पता नहीं इसने कैसे उस स्पेल को तोड़ दिया। लीडर कहते हैं मुझे लगता है कि किस्मत हमारे साथ एक और मजाक कर रही है, हम दोनों को दोबारा से उसने मिला दिया है ताकि हम दोनों के दरमियान में विनर का फैसला किया जा सके। मोशन कहता है मुझे लगता है कि तुम अभी भी उसी तरह के डिल्यूशनल हो, तुम्हें लगता है कि मेरा ब्लड बहाने से तुम एक वार गार्ड बन सकते हो। कल के लीडर आगे से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं लगता है कि तुम इस बारे में भूल चुके हो कि तुम्हारा सामना किससे है। हमारा ब्लड कल्ट और ज्यादा ब्लड बहाने से बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, जितना हम लोग ब्लड बहाते हैं उतना ज्यादा हमारा कल्ट मजबूत होता है। पिछले 20 सालों में मैंने बहुत सारे मेंबर्स को इकट्ठा किया है, अब तुम्हारे हमारे सामने टिकने का कोई चांस नहीं है। मोशन उसे कहता है लगता है कि तुम अभी भी सपनों की दुनिया में हो। कल के लीडर जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और कहते हैं चलो देखते हैं कि सपनों की दुनिया में कौन है, और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए सामने की तरफ एक जबरदस्त अटैक करते हैं। उनमें जितनी भी ज़ॉम्बीज़ की लाशें होती हैं वो सारी की सारी उस धमाके के साथ उड़ती हुई मोशन की तरफ आगे बढ़ती हैं, जबकि उसकी एनर्जी का अटैक भी मोशन की तरफ आगे बढ़ता है। मोशन भी जल्दी से अपने 1 स्टेप को रेडी करता है और उसकी एनर्जी के साथ अपने 5 को टकराता है, उसकी एनर्जी के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है। लीडर भी ये देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। लीडर के जितने भी साथी होते हैं वो सारे के सारे अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। लीडर अपने साथियों से कहता है चलो जल्दी से आगे बढ़ो और मेरे लिए रास्ते को खाली करो। ऑर्डर्स को सुनने की देर थी कि वो सारे के सारे ब्लड कल्ट वाले लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं मोशन अपनी जोंगशियन ग्रुप से कहता है अगर तुम सब लोगों ने रेस्ट कर लिया है तो फिर जल्दी से उठो और फाइट करो। तो सबसे पहले मास्टर डूवोन, हांसुजिन और लीबियोम आगे बढ़ते हैं। मास्टर डूवोन सबसे पहले असैसिन का सर काटते हैं और यहीं से फाइट स्टार्ट हो जाती है। एक तरफ लीबियोम होता है और दूसरी तरफ हांसुजिन होती है, वो उन सभी को मार रहे होते हैं। वर्ल्ड लीडर हंसते हुए कहते हैं तो इस बार तुम अकेले नहीं हो, पिछली बार तुम अकेले थे, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, इतने सारे लोगों के साथ तुम मेरी पूरी आर्मी का मुकाबला नहीं कर पाओगे। तो यहीं पर हम लोग एपिसोड 70 को एंड करते हैं और नेक्स्ट एपिसोड में फाइट देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। पीक ऑफ द मास्टर वर्ल्ड के एपिसोड 71 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ब्लड कल्ट और जोंगशियन ग्रुप वालों के दरमियान में फाइट स्टार्ट हो जाती है। मोशन अपनी जोंगशियन ग्रुप को लीड कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ से ब्लड कल्ट के लीडर और उनके सारे साथी उनके ऊपर अटैक करते हैं। तो जोंगशियन ग्रुप के साथी उनके साथ काफी अच्छे से फाइट कर रहे हैं, वो सारे अपनी तलवारों से अटैक कर रहे हैं, जबकि वहीं पर आउन की तरफ भी दिखाते हैं। आउन अपनी सिल्वर थ्रेड के साथ उनके ऊपर अटैक कर रही होती है, वो अपनी सिल्वर थ्रेड को उनकी गर्दन में लपेटती है और साथ ही खींचते हुए उनकी गर्दन उड़ा देती है। जबकि
जबकि उसी वक्त एक वॉरियर साइड की तरफ से आता है और हाउन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन आजियोन उस अपने सिल्वर थ्रेड को यूज करते हुए उस असैसिन को मार देती है और अपनी बहन को बचा लेती है। लेकिन उसकी बहन जरा भी खुश नहीं होती और उससे कहती है मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही सब कुछ संभाल सकती हूँ। इन दोनों बहनों के सारे फैमिली डिफरेंसेस अभी तक खत्म नहीं हुए। बेकजियोन की तरफ भी दिखाते हैं, बेकजियोन भी वहाँ पर काफी सारे वॉरियर्स को मार रहा होता है। मास्टर डूवोन भी काफी अच्छा कर रहे हैं। उसी वक्त एक वॉरियर मास्टर डूवोन के ऊपर पीछे से अटैक करने लगता है। अब यहाँ पर मुशिन आता है और उसे पंच मारते हुए उसे मार देता है और मास्टर डूवोन को बचा लेता है। फिर मुशिन जंप करते हुए आगे बढ़ता है और अपने वन स्टेप को यूज करते हुए सामने की तरफ एक पंच मारता है और अपनी की पावर को रिलीज करता है। और जैसे ही रिलीज करता है सामने जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे एक ही झटके में मर जाते हैं। मास्टर डूवोन जो देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं ये रहा हमारा वॉर गार्ड जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ ही कल्ट का लीडर भी मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तो दूर से सब कुछ देख रहा होता है और कहता है लगता है कि बैटल बहुत ज्यादा गर्म हो रही है। अब जबकि वॉर ऑफ गॉड इस बैटल में शामिल हो चुका है तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। लेकिन जितना ज्यादा ये बैटल आगे बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा चाइना में डिस्ट्रक्शन होगी। और वो अपने बाकी के बचे हुए साथियों से भी इशारा करके कहते हैं चलो जल्दी से आगे बढ़ो, और वो उन सभी को भी आगे भेज देते हैं। जबकि वो सारे भी चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं जबकि उन्हें पता है कि सामने जाने वाले सारे मर रहे हैं। फिर हांसुजिन की तरफ दिखाते हैं, हांसुजिन भी काफी सारे असैसिन्स को मार देती है। हांसुजिन अपनी साइड पर जीवोन की तरफ देखती है तो जीवोन को एक असैसिन मार रहा होता है क्योंकि जीवोन इन सभी में सबसे ज्यादा कमजोर है। एक असैसिन उसे पीछे धक्का देने के बाद जंप करते हुए उसे मारने लगता है। हांसुजिन जल्दी से आगे बढ़ती है और उसके कंधे पे अटैक करते हुए उसे पीछे की तरफ फेंक देती है और वो जीवोन से पूछती है क्या तुम ठीक हो। जीवोन उसे कहता हाँ मैं ठीक हूँ। जीवोन कहता है ये मेरी गलती है, मुझे लगा था शायद कि इनके कुछ लोग मरे हुए नीचे पड़े हैं तो ये लोग अपने मरे हुए साथियों के ऊपर पाँव रखकर तो आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन वो तो जरा भी हिचकिचा नहीं रहे, वो अपने मरे हुए साथियों को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। हांसुजिन जीवोन से कहती है क्या तुम्हें लगता है कि ब्लड कल्ट वालों के दरमियान कोई इस तरह की इमोशंस हैं, उन्हें एक दूसरे की जरा भी परवाह नहीं है। यहाँ पर तुम जितने भी असैसिन्स को देख रहे हो ये सारे के सारे उस बुड्ढे घुसट के फॉलोअर्स हैं और उसके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। जबकि मोशन भी काफी सारे लोगों को मार रहा होता है, वो जिसे भी अपनी पाँव से हिट करता है उसका सर उड़ा देता है। लेकिन फिर भी वो सारे के सारे असैसिन उसके ऊपर अटैक करने के लिए आई जा रहे हैं और उससे मार खाई जा रहे हैं। मोशन बहुत सारे को मारने के बाद मास्टर डूवोन से पूछता है मास्टर डूवोन बाकी सब कैसा कर रहे हैं, क्या वो सब लोग ठीक हैं? वो सामने की तरफ देखते हैं तो सामने से और भी ज्यादा आ रहे होते हैं। मास्टर डूवोन कहते हैं हाउन और जीवोन दोनों ही थक चुके हैं क्योंकि उन्होंने काफी ज्यादा फाइट की है। मोशन मास्टर डूवोन से कहता है लीबियोम, हाउन और लीयून इन तीनों को बैक लाइन पर भेज दो जबकि बाकी सभी को फ्रंट पे भेज दो। मैं और हांसुजिन हम दोनों फ्रंट लाइन पे रहेंगे और इन सब की फॉर्मेशन को तोड़ेंगे। मिस्टर डूवोन आप बाकी सभी के साथ हमारे पीछे रहना। तो अपनी फॉर्मेशन बना लेते हैं। बहुत सारे असैसिन उनके सामने उनके करीब पहुंच जाते हैं। हांसुजिन कहती है हमारे बहुत सारे साथी काफी ज्यादा थक चुके हैं, तुम्हें नहीं लगता कि हमें डायरेक्टली जाकर कल्ट के लीडर के ऊपर अटैक करना चाहिए? एक बार वो मर गया तो ये सारे के सारे खुद ही हार मान लेंगे। मोशन उसे कहता है अगर मेरे बस में होता तो मैं सीधा उसी के ऊपर अटैक करता। अब 20 साल पहले मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ पर था, तब मेरी फुल स्ट्रेंथ के पंच को भी उसने बर्दाश्त किया था और वो जिंदा है, इसलिए मैं डायरेक्टली उसके साथ फाइट करने के लिए नहीं जा रहा। तुम बस इन सभी पर फोकस करो, मैं चाहता हूँ कि जितने लोगों को हो सके उतने को मार दूं। फिर वो सारे लोग उनके करीब पहुँच जाते हैं। मोशन अपनी पावर्स को यूज करते हुए उन्हें वन पंच के साथ पंच मारता है और हांसुजिन भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उनके ऊपर अटैक करती है। वीडियो में लिपटा हुआ मास्टर वहीं पर खड़ा होता है और वो हांसुजिन की तरफ देख रहा होता है उसे फाइट करते हुए क्योंकि हांसुजिन मैग्यू क्लैन से है। तो हांसुजिन को वहाँ पर फाइट करता हुआ देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। फाइट एक बार फिर से जारी है। मास्टर डूवोन कुछ असैसिन्स की तरफ देखते हैं जो कि साइड से होकर पीछे की तरफ जा रहे होते हैं। मास्टर डूवोन कहते हैं ये सारे के सारे तो एक फॉर्मेशन बना रहे हैं। मुशिन हांसुजिन से कहता है हांसुजिन फ्रंट लाइन को मुझ पर छोड़ दो, तुम पीछे जाओ और जाकर उनकी हेल्प करो क्योंकि अब ये सारे के सारे असैसिन्स हमारे इर्द गिर्द एक दायरा बना रहे हैं ताकि ये हमें यहाँ पर कॉर्नर में ला सके और हमारे करीब आते जा रहे हैं। यांगचुन ग्रुप वाले बहुत ही क्लोज एज पर हैं, वो सारे उनके इर्द गिर्द घेरा तंग करते जा रहे हैं और वो सारे उनको डिफेंड कर रहे हैं कि उनको अपने करीब नहीं आने दे रहे। मोशन कहता है लगता है कि इन्होंने अपनी फॉर्मेशन को चेंज किया है, चलो फिर ठीक है मुझे भी अपनी पावर्स को रिलीज करना पड़ेगा। वो सामने की तरफ देखते हुए अपनी पावर्स को रिलीज करता है। वो सामने ग्राउंड पर पंच मारता है जिससे उसकी बहुत सारी पावर्स रिलीज होती हैं और सामने एक लॉन्ग रेंज तक जितने भी असैसिन्स होते हैं वो सारे के सारे मर जाते हैं। ये देखकर तो उनका कल्ट का लीडर भी हंसना शुरू कर देता है क्योंकि उसे इस सब में बहुत सा मजा आ रहा है, हालांकि उसके अपने साथी मारे जा रहे हैं। मोशन वहाँ पर बहुत सारों को मारने के बाद अपने सामने की तरफ देखता है तो वो सारे के सारे साइड पार होकर बाकी सभी की तरफ जा रहे होते हैं। मोशन कहता है लगता है कि इस कमीने बुड्ढे का यही प्लान है, ये सिर्फ यहाँ पर मुझे जिंदा रखना चाहता है और सभी को मारना चाहता है, इसलिए अपने असैसिन्स को साइड पर भेज रहा है। जबकि वो मास्टर भी हंसना शुरू कर देते हैं। मोशन यांगचुन ग्रुप वालों से कहता है वापस चलो। मास्टर डूवोन भी ये बात सुन के हैरान हो जाते हैं। मोशन कहता है हैरान होने की जरूरत नहीं है, अगर हम लोग यहाँ से अभी वापस नहीं जाते तो हम में से 3 नहीं 5 लोग मारे जाएंगे। मोशन उनसे कहता है मैं यहाँ पर इनको रोकने की कोशिश करता हूँ, आप बाकी के सभी को अपने साथ लें और यहाँ से जाएं।
मोशन अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उन पर अटैक करने लगता है, लेकिन उसी वक्त पीछे से कुछ उड़ती हुई तलवारें आती हैं और उन सारे असैसिन्स को लगती हैं और असैसिन्स वहीं पर मर जाते हैं। मास्टर डू वॉन भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं, हांसू जिन भी, और वो पीछे की तरफ देखते हैं कि पीछे से कौन आ रहा है। कल्ट के लीडर भी ये देखकर काफी हैरान होते हैं क्योंकि उनकी हेल्प यहाँ पर आ चुकी है। मैगियो क्लैन की डेथ ब्रिंगर ग्रुप के लोग यहाँ पर आए हैं, डैमबेग भी उनके साथ ही है। डैमबेग हंसते हुए प्रिंसेस से कहता है, प्रिंसेस मैंने तुमसे कहा भी था कि कुछ को मेरे लिए छोड़ देना, अभी किसी को मारना चाहता हूँ। हांसुजिन डैमबेग को देखकर काफी खुश होती है। मास्टर डू वॉन भी काफी खुश होते हैं। मोशन से कहते हैं, सर हमारे लिए हेल्प आ चुकी है, ये लोग सारे मैगियो क्लैन से हैं। ब्लड कल्ट के लीडर काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और कहते हैं, ये सारे 100,000 माउंटेन से यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं? पिछली बार मैंने इन सभी को छोड़ दिया था, सभी को एलिमिनेट नहीं किया था, लेकिन इस बार नहीं बचेंगे। डेथब्रिंगर ग्रुप के वहाँ पर आने से इनकी काफी ज्यादा हेल्प हो गई है और वो सारे के सारे प्रोफेशनल वॉरियर्स हैं और बहुत सारे असैसिन्स को मारना शुरू करते हैं, जबकि मोशन भी फिर से अटैक करना स्टार्ट करता है। वहीं पर एक असैसिन जंप करते हुए मोशन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन मोशन तक पहुँचने से पहले ही उसके ऊपर कोई अपनी तलवार से अटैक करता है। वो डेथब्रिंगर ग्रुप का लीडर होता है। मोशन उसकी तरफ देखता है। डेथब्रिंगर ग्रुप का लीडर भी मोशन की तरफ देखता है। उसे भी पता है कि ये सर मोसोवोल। उसके सामने अपना सर झुकाता है और कहता है, सर मुझे आपकी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता है, इसलिए मैं आपकी हेल्प करने के लिए आया हूँ। मोशन आगे से मुस्कुराना शुरू कर देता है। हांसुजिन डैमबेग से कहती है, हमें तो लगा था कि तुम लोग यहाँ पर टाइम पर नहीं आ पाओगे, लेकिन तुम लोग यहाँ पर कैसे आ गए? डैमबेग कहता है, मेरे मास्टर ने मुझे एक लेटर भेजा था, उसने कहा कि तुम्हें हमारी हेल्प की जरूरत है, इसलिए हम लोग यहाँ पर पहुँच जाए। हांसुजिन कहती है, क्या वाकई में सापाई चियोन ने तुम्हें मैसेज भेजा था? और यहीं पर हांसुजिन एक बैकग्राउंड सीन दिखाती है जहाँ पर सापाई चियोन उसे कहते हैं, प्रिंसेस तुम बार बार मेरे पास क्यों आती हो? मैं बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं फाइट नहीं कर सकता, न ही तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी मास्टर सापाई चियोन ने उसकी इतनी हेल्प कर दी है कि उसने इन सभी को मैसेज भेजकर उनके साथ फाइट करने के लिए भिजवा दिया है। इस बात से हांसुजिन काफी ज्यादा खुश है। ली बियोंग भी एक वॉरियर को मारने के बाद उन सब से कहता है, मुझे लगता है कि इनकी स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। बेगजियोन कहता है, लगता है कि मैग्यू क्लैन के लोगों को यहाँ पर ज्वाइन करने की वजह से ये सब लोग काफी ज्यादा घबरा गए हैं। मास्टर डू वॉन अपने लोगों से कहते हैं, अब तुम लोगों को फ्रंट पे जाने की जरूरत नहीं है, तुम लोग यहीं पर रहकर इनका सामना करो। ब्रिंगर ग्रुप वालों को फ्रंट पे जाने दो। डेथ ब्रिंगर ग्रुप वाले ऊपर से जंप करते हुए आगे बढ़ जाते हैं और उन सबको मार रहे होते हैं और कहते हैं, अब जबकि ये सब लोग काफी वीक हैं, तो हम लोग इस बात का पूरा फायदा उठाएंगे। कल्ट के लीडर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, मैग्यू क्लैन वालों को लास्ट टाइम मैंने छोड़ दिया था, मैंने इन्हें जिंदा छोड़ दिया और ये सारे के सारे चूहे फिर से मुझे काटने के लिए आ रहे हैं। और वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए ऊपर की तरफ जंप करते हैं और नीचे ग्राउंड के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारते हैं और इस बात की परवाह किए बिना कि सिर्फ वहाँ पर डेथब्रिंगर ग्रुप के लोग नहीं बल्कि उसके अपनी भी कल्ट के लोग हैं, उन सभी को मार डालता है। मास्टर डू वॉन उसकी पावर्स को सेंस करने के बाद कहते हैं, ये मास्टर तो बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये बहुत ज्यादा जालिम भी है। ब्लड कल्ट के मास्टर कहते हैं, मैग्यू क्लैन वालों, पिछली बार मैंने तुम लोगों को छोड़ दिया था, लेकिन इस बार मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। इस बार मैं तुम सभी को मार डालूंगा और फिर मैं एक गॉड बन जाऊंगा। कल्ट के लीडर के सामने मास्टर डू वॉन खड़े होते हैं क्योंकि यहाँ पर अभी फिलहाल और कोई भी नहीं है। मास्टर डू वॉन भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपनी तलवार को उसके सामने करते हैं और कहते हैं, सबसे पहले मुझे मारना होगा। कल्ट के लीडर अपनी सिर्फ एक उंगली को सामने की तरफ करते हुए अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। साथ ही मास्टर डू वॉन का कंधा जख्मी हो जाता है। मास्टर डू वॉन जख्मी होकर वहीं पर नीचे गिर जाते हैं। जोंगचुन ग्रुप के सारे मेंबर अपने कमांडर को गिरता हुआ देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और भागते हुए उसके पास आते हैं। हाउन और जी वोन दोनों भागते हुए सबसे पहले उनके पास आते हैं और बाकियों से कहते हैं, तुम सब लोग कर क्या रहे हो, जल्दी से यहाँ पर आओ और कमांडर को यहाँ से निकालो। लेकिन ब्लड कल्ट के लीडर उन सब से कहते हैं, इसको यहीं पर छोड़ दो क्योंकि तुम लोग भी यहाँ से जिंदा नहीं जा सकोगे, मैं तुम सब लोगों को यहीं पर मारूंगा जहाँ पर तुम लोग खड़े हो। हाउन अपने सिल्वर थ्रेड को यूज करते हुए के ऊपर अटैक करती है, लेकिन जब मास्टर डू वॉन उसका कुछ नहीं कर सके तो हाउन क्या कर पाएगी, वो अपने सिल्वर थ्रेड से लीडर के ऊपर अटैक करती है। लीडर उसके सिल्वर थ्रेड को हाथ में पकड़ लेता है और कहता है, चलो ठीक है, तुम मेरे ऊपर अटैक कर रही हो तो मैं इसको खुशी से एक्सेप्ट करूंगा। साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसी के सिल्वर थ्रेड में अपनी पावर्स को इंसर्ट कर देता है, जिससे वहाँ पर जबरदस्त धमाका होता है। हाउन और जी वोन भी काफी जख्मी हो जाते हैं। उसी वक्त वहाँ पर मोशन आ जाता है। मोशन साइड से लीडर के ऊपर एक पंच मारता है। लीडर हंसते हुए उससे कहते हैं, तुम तो अभी भी बहुत ज्यादा कमजोर हो, 20 साल पहले भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे और अब भी नहीं कर पाओगे। मोशन उसे पंच मारने के लिए अपने 7 स्टेप को यूज करता है और उसे एक जबरदस्त पंच मारता है। कल्ट के लीडर भी मोशन के पंच की वजह से नीचे ग्राउंड पर आकर गिरते हैं। एल्डर और बाकी के असैसिन्स भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, कहीं हमारे लीडर मर तो नहीं गए। एल्डर सोच रहे होते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे कल्ट के लीडर से इस लड़के की पावर
ऊपर ज्यादा है। जीवोन मोशन से कहता है मास्टर डुवोन की इंजरी जख्म काफी ज्यादा गहरा है, इसलिए हमें इनको यहाँ से लेकर जाना पड़ेगा और जख्म पर पट्टी करना पड़ेगी। मोशन उनसे कहता है जल्दी से मास्टर डुवोन को अपने साथ लेकर जाओ और जाकर इनके जख्म को क्योर करो। मास्टर डुवोन कांपती हुई आवाज के साथ कहते हैं प्लीज मुझे माफ कर देना सर मोसोवोल, मैंने आपको फेल कर दिया। मोशन उसे कहता है मास्टर डुवोन आपको जिंदा रहना है क्योंकि अभी बहुत सारे काम है जो कि आपको करने हैं। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 71 का एंड करते हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। पीक ऑफ द मार्शल वर्ल्ड की एपिसोड 72 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मास्टर डुवोन काफी ज्यादा जख्मी है। जीवोन कहता है ये तो काफी जख्मी है, हमें इन्हें यहाँ से लेकर जाना पड़ेगा। मास्टर डुवोन मोशन से कहते हैं सर मोसोवोल प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं आपका साथ नहीं दे पाया। मोशन से कहता है मास्टर डुवोन अभी आपको जिंदा रहना है क्योंकि अभी बहुत सारे काम है जो कि आपको पूरे करने हैं, आप यहाँ पर नहीं मार सकते। और यहीं पर कल्ट के लीडर फिर से उठकर खड़े हो जाते हैं और हंसते हुए कहते हैं मुझे तुम चाइनीज की यही बात तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, तुम्हारे अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं, तुम एक दूसरे की बहुत ज्यादा फिक्र करते हो। एक पावरफुल बंदे को दूसरे के ऊपर राज करना चाहिए, ना कि दूसरों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। जितनी तुम्हारे पास स्ट्रेंथ है तुम इन सभी के ऊपर राज कर सकते हो। मोशन से कहता है लगता है कि तुमने मेरी बात को बहुत ज्यादा गलत समझ लिया है, मैं यहाँ पर ना तो स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ और ना ही मैं किसी वीक को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। मैं तो बस एक आम इंसान हूँ जो ये चाहता हूँ कि वो लोग जिनको मैं बहुत ज्यादा चाहता हूँ उन्हें नुकसान न पहुँचे। मैं नहीं चाहता कि वो सारे लोग मेरी आंखों के सामने से गायब हो जाएं या फिर वो सारे मर जाएं, इसलिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। यहीं पर पट्टी वाले मास्टर को भी दिखाते हैं, उसकी भी सोच बिल्कुल ऐसी है कल्ट के लीडर जैसी। वो भी कहता है मोसोवोल हमारे बारे में यही तो बात है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ। कल्ट का लीडर हंसता और कहता है तुम्हारे जैसे पागल लोग ही इस तरह की सोच रखते हैं, जबकि मेरे जैसे महान लोग जो कि सिर्फ एक गॉड बनना चाहते हैं उन्हीं के मकासद बहुत ज्यादा हाई होते हैं। मोशन से कहता है तुम्हें लगता है कि मेरी सोच बहुत ज्यादा घटिया है, तो मेरी इस घटिया सोच में तुम्हें मारने की भी सोच शामिल है। मोशन इस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन कल्ट का लीडर अपनी फुल पावर को यूज करते हुए सामने की तरफ अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और सामने जितना भी रास्ता होता है उसको क्लियर करता है। जबकि मोशन चलाकर अपने ग्रुप वालों से कहता है जल्दी से साइड पर हट जाओ, और वो सारे के सारे साइड पर हट जाते हैं जबकि उसकी एनर्जी सामने की तरफ आ रही होती है। इस बार उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। मोशन कहता है मुझे एक और स्टेप को यूज करना पड़ेगा। पहले उसने 7th स्टेप को यूज किया था, इस बार वो 8th स्टेप को यूज करते हुए जबरदस्त पंच मारता है। मोशन अपने पंच की एनर्जी के साथ उसकी एनर्जी को काउंटर अटैक करता है, जिससे उसकी एनर्जी डेसिपेट हो जाती है। उसकी एनर्जी को डेसिपेट करने के बाद कल्ट का लीडर हंसते हुए कहता है चलो मेरे पास आ जाओ। मोशन भी उस पर पंच मारने के लिए आगे बढ़ जाता है और वो दोनों इस बार डायरेक्टली अपने पंचेस को टकराते हैं और नीचे का ग्राउंड भी टूट जाता है। उनके पंच की पावर इतनी ज्यादा होती है। मोशन उसके पंच को अपने बाजू से ब्लॉक करता है, जबकि कल्ट के लीडर अपने हाथ से उसके पंच को ब्लॉक करते हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे को पंचेस मारते हुए ऊपर हवा में चले जाते हैं और उन दोनों में एक जबरदस्त फाइट हो रही है। कल्ट के लीडर मोशन को पंच मारते हैं और मोशन ऊपर से नीचे डायरेक्टली जमीन पे ऊपर आकर गिरता है। साथ ही लीडर भी ऊपर से नीचे की तरफ आ जाते हैं और उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन मोशन नीचे खड़ा होकर उसके अटैक को ब्लॉक करता है। लीडर उसे कहता है चाहे तुम कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो, 20 साल पहले भी तुम मेरा सामना नहीं कर पाए थे और आज भी नहीं कर पाओगे। और वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। डैमबेक भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है मैं भी एक फेस्ट वॉरियर हूँ और ये दोनों भी फेस्ट वॉरियर्स हैं। दोनों की फाइट को देखकर तो लग रहा है कि यहाँ पर दो मॉन्स्टर्स फाइट कर रहे हैं। आसमान भी हिल रहा है और जमीन भी हिल रही है। डैमबेक कहता है अगर हम लोग पीक ऑफ द मार्शल वर्ल्ड पर चले जाते हैं, यानी कि अपनी मार्शल आर्ट्स की दुनिया में पीक पर चले जाते हैं, हमारे पास इस तरह की मॉन्स्टर्स पावर आ जाती है। बस मेरे पास भी एक दिन इस तरह की पावर आए। वहाँ पर धमाके के धुएं के हटने के बाद कल्ट के लीडर की तरफ दिखाते हैं जो कि बिल्कुल सही सलामत खड़े हैं, जबकि मोशन की तरफ दिखाते हैं। हालांकि वो भी सही सलामत है, लेकिन वो अपने हाथ की तरफ देखता है तो उसके हाथ से ब्लड निकल रहा होता है। मोशन भी इस बात से काफी चौंक जाता है। कल्ट के लीडर उसे कहते हैं क्या हुआ, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हारी ये पंचेस जो कि किसी की भी हड्डियों का चूरा बना सकते हैं, मेरे सामने फेल क्यों हो गए? ताकि तुम्हारी पावर ने तुम्हें धोखा दे दिया है। इस वक्त तुम तो मेरे कपड़ों को भी स्क्रैच नहीं कर पा रहे। जबकि मोशन भी उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है अभी तो शुरुआत हुई है, आगे आके देखो क्या होता है। कल्ट के लीडर अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और उसे कहते हैं सबसे पहले तुम्हारी दोनों बाहों को उखाड़ूंगा और उसके बाद तुम्हारी दोनों आंखों को तुम्हारी खोपड़ी से बाहर निकाल दूंगा ताकि तुम्हारी पूरी की पूरी बॉडी खून के अंदर सनी हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें एक आसान मौत मिले, मैं तुम्हारी बॉडी के इतने ज्यादा पीसेस करूंगा तुम्हें एक बहुत ही दर्दनाक मौत मिले, एक आहिस्ता और दर्दनाक मौत। मोशन भी अपनी पावर्स को रिलीज करता है। इस बार वो 8 से आगे बढ़ गया है, वो 9 स्टेप
को यूज करने वाला है। कल्ट लीडर जंप करते हुए उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं सबसे पहले मैं तुम्हारे बाजू उखाड़ूंगा। वो दोनों फिर से फाइट करना स्टार्ट करते हैं। लीडर अपनी बहुत सारी पावर्स को रिलीज कर रहे हैं। वो लोग जहाँ पर भी जाकर पंचेस को रिलीज करते हैं उनकी पावर से आसपास जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे मर जाते हैं। मोशन को भी कल्ट के लीडर की पावर्स को ब्लॉक करने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है। वो बार बार उसके ऊपर पंचेस मारते हैं। मोशन बार बार पीछे की तरफ हट जाता है और वो बार बार फिर से आगे बढ़कर उस पर अटैक करते हैं। एल्डर जो कि दूर खड़े जो देख रहे होते हैं वो काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं लगता है कि हमारे कल्ट के लीडर उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए तो वो उसके ऊपर अटैक भी नहीं कर पा रहा। एल्डर पट्टी वाले मास्टर से कहते हैं लेकिन तुम्हारे बारे में मुझे नहीं पता कि तुम्हें इस बारे में क्या सोचना है, तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। पट्टी वाले मास्टर भी सामने की तरफ फाइट को ही देख रहे होते हैं। वो कुछ और एनालाइज कर रहे होते हैं और उन्हें मोशन की सारी गेम की समझ आ जाती है। वो कहते हैं अब मुझे समझ आई कि यहाँ पर हो क्या रहा है। पट्टी वाले मास्टर कहते हैं अब मुझे पता है कि स्ट्रॉन्गवॉल ब्लड कल्ट के लीडर के साथ फाइट नहीं कर रहा, वो अपनी स्ट्रेंथ को छुपा कर रख रहा है ताकि वो उसके ऊपर अटैक न करे, ताकि वो ब्लड कल्ट के लीडर के अटैक्स को यूज कर रहा है उसी के कल्ट के लोगों को मरवाने के लिए। कल्ट के लीडर जितनी बार भी उसके ऊपर अटैक करते हैं वहाँ पर जितने भी आसपास कल्ट के लोग होते हैं वो सारे मारे जाते हैं। मोसोवोल वाकई में बहुत ही समझदार है क्योंकि अगर वो इस फाइट को हार भी जाता है तो ब्लड कल्ट वालों को इतना ज्यादा नुकसान पहुँचा देगा कि बाकी के म्यूरियम कोलिशन वाले उन्हें आसानी से हरा सके। लेकिन बात तो फिर वहीं पर आकर रुकती है कि इसके अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं, ये इन सभी को बचाना चाहता है। ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। कल्ट के लीडर तो इस फाइट को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। वो बार बार मोशन के ऊपर अटैक करते हैं। वो इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हैं कि इसमें उनके बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं और मोशन भी अपने प्लान पर बना हुआ है। वो बार बार उनसे मार खा रहा है। कल्ट के लीडर उसे आखिरी पंच मारते हैं तो मोशन पीछे जाकर गिरता है लेकिन वो फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। कल्ट के लीडर भी इस बात से काफी हैरान होते हैं। मोशन कहता है तुमने तो कहा था कि तुम मेरे बाजू उखाड़ने वाले हो, अगर तुम्हें मेरे बाजू चाहिए तो पहले तुम्हें मुझसे फाइट करना होगी और मुझे हराना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगा था कि गॉड ऑफ वार को हराना इतना ज्यादा आसान है? इस बात से लीडर और भी ज्यादा गुस्सा होते हैं और अपनी और ज्यादा पावर्स को रिलीज करते हैं और वो अपनी एनर्जी के अटैक को सामने की तरफ रिलीज कर देते हैं और सामने बहुत सारे कल्ट के लोग मारे जाते हैं। और अब तो कल्ट के लीडर की शक्ल बिल्कुल एक डीमन गार्ड की तरह लग रही है क्योंकि उसकी आंखें भी बिल्कुल वैसे ही चमक रही हैं। उसे कहता है मैं तुम्हारी न सिर्फ बाजू उखाड़ूंगा, अब मैं तुम्हारी टांगे भी काटूंगा। जबकि मोशन इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि जितनी बार वो पावर्स को रिलीज करता है उतनी बार वो अपने लोगों को मारता है। लेकिन जैसे कल्ट के लीडर मोशन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं उसी वक्त सामने से एक बड़ी सी एनर्जी स्लैश आती है। कल्ट के लीडर पर अटैक होता है। कल्ट का लीडर जल्दी से अपने इर्द गिर्द एक शील्ड बना लेता है लेकिन उस स्लैश की पावर काफी ज्यादा होती है। एल्डर भी देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि अब ये यहाँ पर कौन आ गया। न सिर्फ एल्डर बल्कि पलटी वाला मास्टर भी काफी हैरान होता है क्योंकि वहाँ पर मास्टर स्ट्रॉन्गवॉल आ चुके हैं जिन्हें गॉड ऑफ ब्लेड भी कहा जाता है। पलटी वाले मास्टर इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं मास्टर स्ट्रॉन्गवॉल यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कोई यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। मोशन भी उन्हें देखकर काफी खुश होता है और कहता है स्ट्रॉन्गवॉल तो तुम यहाँ पर आ ही गए। जैंगजूक और जैंगजून भी स्ट्रॉन्गवॉल को पहली बार देख रहे हैं। वो भी उन्हें देखकर काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं तो यही मास्टर स्ट्रॉन्गवॉल है जिन्हें ब्लेड गॉड भी कहा जाता है। आंसुजिन भी काफी खुश होती है और कहती है ये बूढ़ा कुसर यहाँ पर आ ही गया, इसने मुझे मोशन के पास भेजा था। वहाँ पर इस तरह एक्टिंग कर रहा था जैसे कि ये कभी भी उस पहाड़ी के ऊपर से नीचे नहीं उतरेगा। मास्टर स्ट्रॉन्गवॉल कहते हैं तुम्हारी वजह से मैंने अपने सबसे प्यारे दोस्त को मार डाला और उसकी मौत का बदला अब मैं तुमसे लूंगा। तुम्हें मारने के बाद उसकी मौत का बदला पूरा होगा। उसी वक्त उन्हें पीछे से आवाज आती है। वो सारे पीछे की तरफ देखते हैं तो पीछे से म्यूरियम कोलिशन की फोर्सेस आ रही होती हैं। मास्टर वैंग एम उनको लीड कर रहे होते हैं। कल्ट के जितने भी असैसिन्स होते हैं वो सारे उनको देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वो भागने की फिराक में हैं। जीवोन मास्टर डूवोन से कहता है कमांडर क्या आप सुन रहे हैं, हमारी फोर्सेस यहाँ पर आ रही हैं, म्यूरियम कोलिशन वाले यहाँ पर आ गए हैं। मास्टर डूवोन भी काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं हाँ मुझे आवाज आ रही है, देख रहा हूँ हमारी म्यूरियम कोलिशन के लोग यहाँ पर आ गए हैं, अब हम लोग जरूर जीत जाएंगे। म्यूरियम कोलिशन की आर्मी वहाँ पर आते ही उनके ऊपर अटैक कर देती है। मास्टर वैंग एम कहते हैं इनमें से किसी एक को भी जिंदा मत छोड़ना, कोई भी यहाँ से भागकर नहीं जाना चाहिए। फिर वो दोनों ही आर्मीज आपस में टकराती हैं और उन सारे ब्लड कल्टिस्ट को मारना शुरू कर देते हैं। पट्टी वाला मास्टर इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, म्यूरियम कोलिशन वाले ये सारे तो एक दूसरे के खिलाफ थे लेकिन ये सारे यहाँ पर इतनी सारी आर्मी लेकर कैसे आ सकते हैं, ये सारे एक साथ कैसे मिल गए? क्योंकि मोसोवोल ने हमेशा ही स्ट्रॉन्गवॉल को इस सबसे दूर रखने की कोशिश की है। मास्टर स्ट्रॉन्गवॉल भी कभी अपनी पहाड़ी से उतरकर नीचे नहीं आए और उन्हें म्यूरियम कोलिशन में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी जब से उन्होंने अपने दोस्त को मारा है। फिर ये सब लोग यहाँ पर इकट्ठे कैसे हैं? एल्डर कहते हैं चाइनीज मुझे सारी गेम की समझ आ रही है, मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम गद्दार हो, तुमने यहाँ पर हमें धोखा दिया है, तुम हम सभी को यहाँ पर लेकर आए ताकि तुम इन सभी के हाथों में मरवा सको। तुम सारे के सारे चाइनीज एक जैसे हो, बहुत ज्यादा गद्दार हो। और साथ ही वो अपनी तलवार को घुमाते हुए पट्टी वाले मास्टर के ऊपर अटैक करते हैं लेकिन पट्टी वाले मास्टर भी अपनी तलवार को निकाल कर उसकी अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं। एल्डर उसे कहते हैं तो अब तुम अपने असली रंग दिखा रहे हो, तुम वाकई में गद्दार थे, तुमने यहाँ पर हमें जानबूझकर लाया है। जबकि पट्टी वाला मास्टर एल्डर के साथ फाइट करने की बजाय मिशन की तरफ देखता और कहता है मोसोवोल हम लोग अगली बार जरूर मिलेंगे और साथ ही वो वहाँ से पीछे की तरफ जंप करते हुए गायब हो जाता है।
है। लीडर अपने कुछ साथियों से कहते हैं जल्दी से इसके पीछे जाओ और इसे पकड़ कर लाओ, इसे जाने मत देना। ब्लड कल्ट के लीडर को भी इस बात का अंदाजा हो चुका है कि ये उनकी फाइनल बैटल है, या तो वो यहाँ पर जीतेंगे या फिर यहाँ पर मरने वाले हैं। इसलिए वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहते हैं तुम सब लोग चाइनीज कीड़े मकोड़े, तुम सब लोग फिर से एक साथ हो गए हो। पिछले 20 साल लगा दिए मैंने तुम सब के दरमियान में फूट डालने की, लेकिन तुम सब लोग फिर से एक साथ हो, मैं तुम सभी को एक साथ ही मारूंगा। वो वहीं से खड़े खड़े अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और मास्टर सोंगवॉल के ऊपर अटैक करते हैं। मास्टर सोंगवॉल अपनी तलवार को सामने करते हुए उनके अटैक को ब्लॉक करते हैं, लेकिन मास्टर सोंगवॉल को भी उसके अटैक को ब्लॉक करने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है। यहीं पर फिर से मोशन बीच में आ जाता है, सेंटर में आकर अपने 10th स्टेप को यूज करते हुए कल्ट के लीडर की पावर्स को सेंटर से ब्लॉक करता है और वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। मोशन मास्टर सोंगवॉल से कहता है इस बुड्ढे को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इसका मुकाबला करूंगा, तुम बाकियों को जाकर देखो। मैं चाहता हूँ कि तुम बाकी सभी को जीत दिलाओ। मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि तुम्हारे दिल में जितना भी दर्द था, जितना भी दुख था, तुमने उस सभी को छोड़कर अपनी माउंटेन से नीचे आने का फैसला किया। ये बात सच है कि तुमने अपने जिगरी दोस्त डैंगॉक को मारा था, लेकिन इसकी बजाय तुम्हें म्यूरिम कोलिशन को बचाने के लिए यहाँ पर आए हो और उसकी मौत का बदला लेने के लिए। इस बात से मुझे काफी खुशी हुई। मास्टर सोंगवॉल उसे कहते हैं मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है, यहाँ पर कोलिशन के जितने भी लोग मरेंगे वो सारे के सारे मेरी जिम्मेदारी होंगे अगर मैं यहाँ पर इनकी हेल्प को नहीं आता, इसलिए मैं इन सभी की मदद करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अब ये बुड्ढा तुम्हारे हवाले है। मास्टर सोंगवॉल पीछे हट जाते हैं जबकि मोशिन और ब्लड कल्ट के लीडर में फाइट स्टार्ट होने वाली है और यहीं पर हमारी एपिसोड 72 का एंड करते हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि मोशिन और ब्लड कल्ट के मास्टर के दरमियान में फाइट स्टार्ट होने वाली है। वो दोनों ही अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए एक दूसरे के सामने खड़े हैं। मोशिन ब्लड कल्ट के लीडर से कहता है अब मेरा दिमाग बिल्कुल शांत है क्योंकि अब मेरे दिमाग पर कोई भी बोझ नहीं रहा। उन सभी को लीड करने के लिए मास्टर सोंगवॉल मौजूद हैं और सारी की सारी म्यूरिम कोलिशन अब एक साथ मिल चुकी है। अब मैं अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए तुम्हारे साथ फाइट कर सकता हूँ। मोशिन ब्लड कल्ट के लीडर से कहता है मेरे 3 बचे हुए स्टेप्स के साथ मैं तुम्हें मार डालूंगा। मोशिन ने अभी तक सिर्फ अपने 9 स्टेप्स को ही यूज किया है, अभी तक उसने सिर्फ 3 स्टेप्स को यूज करना है अपने 12 स्टेप्स तक। कि ब्लड कल्ट का लीडर अभी भी इसी बात पर अटका हुआ है। वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए मुस्कुराते हुए कहता है दुनिया में ऐसा कोई भी मॉर्टल नहीं है जो कि एक गार्ड को मार सके। वो अपने आप को ज़हनी तौर पर एक गार्ड समझ रहा है और साथ ही वो अपनी और भी ज्यादा पावर्स को रिलीज करता है क्योंकि उसे भी पता है कि ये फाइनल वार होने वाली है। इसलिए उसके पास जितनी भी बची कुची पावर है वो सारी पावर को रिलीज कर देता है। उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि आसपास का सारा ग्राउंड टूट जाता है और पत्थर भी हवा में उड़ना शुरू हो जाते हैं। एल्डर उसकी तरफ देखकर कहते हैं ये हमारे ब्लड गॉड हैं, इनका मैं फॉलोअर हूँ। एल्डर कहते हैं इस वक्त ये अपनी ब्लड आर्ट्स की पीक पर है। 20 साल पहले ये इस आर्ट की पीक पर नहीं था, लेकिन फिर भी इसने मोसोवोल को बहुत ही जख्मी कर दिया था और गॉड ऑफ वार को मौत के करीब पहुँचा दिया। मोशिन उसकी पावर्स देखने के बाद अपने 10th स्टेप को एक्टिवेट करता है और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए ऊपर की तरफ उड़ जाता है क्योंकि अब ये वाली फाइट हवा में होने वाली है। ब्लड कल्ट के लीडर अपने हाथ को सामने करते हैं, अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहते हैं तुम्हारे जैसा एक मॉर्टल जो कि गॉड को फेस करना चाहता है उसे सिर्फ मौत ही मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। ब्लड कल्ट के लीडर वहाँ पर हवा में जितने भी पत्थर उड़ रहे होते हैं उन सभी को अपने सामने करते हुए मोशिन के ऊपर अटैक करते हैं जबकि मोशिन अपने 10th स्टेप को यूज करते हुए वहाँ में मौजूद उन सारे पत्थरों की दीवार के ऊपर पंच मारता है जिससे एक जबरदस्त धमाका होता है। मोशिन कहता है लगता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुम एक गार्ड नहीं हो। मोशिन उसके पत्थरों की दीवार को तोड़ता हुआ उसके करीब पहुँच जाता है और उसे एक पंच मारता है। कल्ट लीडर उसके पंच को ब्लॉक कर लेते हैं और साथ ही उसे कहते हैं तुमने ठीक कहा कि मैं अभी तक एक गार्ड नहीं बना, लेकिन अगर मैं ब्लैक टाइगर यानी कि गॉड ऑफ वार को मार देता हूँ तो उसके बाद किसी को भी इस बात में शक नहीं रहेगा। वो सारे के सारे लोग मुझे गार्ड की तरह पूजेंगे कि अगर वो तुम्हें गॉड ऑफ वार कह सकते हैं तो फिर मुझे ब्लड गार्ड क्यों नहीं कह सकते। और साथ ही वो अटैक करते हुए मोशिन को नीचे की तरफ गिरा देते हैं। मोशिन ऊपर से नीचे आ जाता है। कल्ट लीडर भी उस पर अटैक करने के लिए नीचे की तरफ आ रहे हैं। मोशिन उसे कहता है तुम इस तरह एक गार्ड नहीं बन सकते, तुम यहाँ पर सिर्फ लोगों की जान ले रहे हो। तुम्हें लगता है कि किसी की जान लेने से उनके गार्ड बन सकते हो। अगर यही तुम्हारी सोच है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें इस दुनिया से कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दूंगा। लेकिन कल्ट लीडर हंसते हुए नीचे की तरफ आ रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो उसे पंच मारकर इस बार उसे एंड कर देंगे, लेकिन मोशिन अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो एक जबरदस्त एनर्जी निकलती है और कल्ट के लीडर भी पीछे की तरफ धकेले जाते हैं। और मोशिन ने जो पंच मारा होता है वो अपने 11th स्टेप को यूज करते हुए मारा होता है। अब उसने अपने सिर्फ 12th पंच को यूज करना है जिसमें वो अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करेगा। कल्ट के लीडर भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, 20 साल पहले जो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। वो हैरान होकर मोशिन से कहते हैं तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ कहाँ से
आ गई, तुम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। कल्ट के लीडर अभी इसी बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि मुशिन फिर से जंप करता हुआ हवा में चला जाता है और अपनी पंच को यूज करते हुए उनके चेहरे पर एक जबरदस्त पंच मारता है, जिससे मास्टर का मुंह भी जख्मी हो जाता है। उसके जख्मी होने के साथ ही मुशिन उसे फिर से पंचेस मारता है। वो उसे इतने ज्यादा पंचेस मारता है, ब्लड कल्ट के लीडर ऊपर से नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो जाते हैं और उनकी बॉडी से बहुत सारा ब्लड निकल रहा होता है, जबकि उनकी बॉडी में काफी सारे सुराख भी हो जाते हैं। कल्ट के लीडर ऊपर से सीधे जमीन के ऊपर आकर गिरते हैं, जबकि मुशिन भी नीचे उतर आता है। गिरने के बाद कल्ट लीडर फिर से उठकर बैठ जाते हैं। उनके मुंह से और उनकी बॉडी से बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है। कल्ट के लीडर मुशिन से कहते हैं, तुमने मेरे साथ क्या किया है, और साथ ही वो एक जोरदार चीख मारते हैं। उनकी पूरी की पूरी बॉडी से ब्लड निकलता है, वो फिर से नीचे की तरफ गिर जाते हैं। मुशिन आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। ब्लड कल्ट के लीडर कहते हैं, मोसोवोल, तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए? 20 साल पहले तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, फिर तुम आज इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो? तुम्हारे पास ये सारी स्ट्रेंथ कहाँ से आई है? तुम मुझसे स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते थे। लेकिन मुशिन उसे आगे से कोई भी जवाब नहीं देता। ब्लड कल्ट के लीडर कहते हैं, मैं समझ गया, तुम वाकई में गॉड ऑफ वार बन गए हो। मुशिन अपने 12 स्टेप को यूज करते हुए उसे एक जबरदस्त पंच मारता है और यहीं पर ब्लड कल्ट के लीडर का अंत हो जाता है। ब्लड कल्ट का लीडर मर जाता है। बाकी के सभी वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सभी को मार देते हैं और फाइट एंड हो जाती है। नेक्स्ट सीन माउंट हुआ का दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर सोंगवोल बैठे होते हैं माउंट हुआ के सुप्रीम लीडर के साथ। वो वहाँ पर बैठकर उनके साथ अल्कोहल पी रहे होते हैं। मास्टर सोंगवोल कहते हैं, माउंट हुआ की वाइन बहुत ज्यादा अच्छी होती है। सुप्रीम लीडर उसे कहते हैं, जितने ज्यादा तुम अच्छे मूड में हो, मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए और भी ज्यादा बॉटल्स लाना पड़ेंगी। सुप्रीम लीडर कहते हैं, मुझे लगता है कि म्यूरिन कोलिशन में बहुत ज्यादा शोर मचा हुआ है और आजकल तो सभी लोग बहुत ज्यादा बिजी हैं। मुझे लगता है कि पुरानी जनरेशन यानी कि हमारी जनरेशन का वक्त खत्म हो चुका है, अब नए वॉरियर्स आ रहे हैं। मास्टर सोंगवोल उसे कहते हैं, ऐसा तो होना ही था, हम सारे लोग बहुत ही बूढ़े हो चुके हैं। हम सब लोग जो 20 साल पुराने हैं, जिन्होंने ब्लड कल्ट वालों के साथ फाइट की थी, ब्लड कल्ट की इस आखिरी वार के साथ ही हमारी जनरेशन का एंड हो गया है। अब ये वक्त नई जनरेशन का है। ये वाला सीन कुछ दिन बाद का नहीं बल्कि पूरे 1 साल के बाद का है। माउंट हुआ के एल्डर कहते हैं, पूरा 1 साल गुजर चुका है, तुम्हें अभी तक नहीं पता चला कि मुशिन कहाँ पर है। वो बिना बताए कहीं पर चला गया था। मास्टर सोंगवोल उनकी बात सुनने के बाद कोई भी जवाब नहीं देते और यहाँ पर वो एक बैकग्राउंड सीन दिखाते हैं। तो ये वाला वो लास्ट सीन था जहाँ पर मुशिन ने कल्ट के लीडर को मारा था। ब्लड कल्ट के लीडर को मारने के बाद बाकी वॉरियर्स जब सभी को मार देते हैं तो वो जश्न मना रहे होते हैं। मास्टर सोंगवोल मुशिन से कहते हैं, क्या तुम उन सभी की आवाज सुन रहे हो? वो लोग बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि हम लोग जीत हासिल की है, हमने चाइना को बचा लिया। वो सारे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, क्या तुम वहाँ पर जाकर उन सबको चीयर नहीं करोगे? मुशिन कहता है, मेरी फाइट यहाँ पर अभी एंड नहीं हुई, मुझे अभी किसी को ढूंढने के लिए जाना है। मास्टर सोंगवोल उसकी बात सुनकर हैरान होते हैं, लेकिन उससे नहीं पूछते कि तुम कहाँ जा रहे हो और किसको ढूंढने के लिए। और मुशिन उसी दिन से गायब है और वो वापस नहीं आया। मास्टर सोंगवोल सुप्रीम लीडर से कहते हैं, उम्मीद करता हूँ कि वो जल्दी वापस आएगा। सीन जोंगचियोन ग्रुप के उसका दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर डूवोन अपने कपड़े पहन रहे होते हैं और उनके कंधे का जख्म भी बढ़ चुका है। मास्टर डूवोन जब अपने ऑफिस में वापस आते हैं तो वो सारे उसे कहते हैं, मास्टर आप नए लोगों को कब भर्ती करने वाले हैं? हम सिर्फ 8 लोग हैं और यहाँ पर काम बहुत ज्यादा है। और वाकई में उनके पास बहुत ज्यादा काम होता है। वहाँ पर उनके पास बहुत सारे रजिस्टर्स पड़े होते हैं और बहुत सारी बुक्स होती हैं जिनको उन्हें पढ़ना होता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। ये इन्वेस्टिगेशन टीम है। मिस्टर डूवोन कहते हैं, क्या तुम लोगों ने खाना खाया? जेंगजुक बुरे से मुंह के साथ कहता है, हाँ हमने खाना खाया है, चाहे हम लोग कितने ही बिजी क्यों ना हो, हम लोग अपने खाने को स्किप नहीं करते। मास्टर डूवोन कहते हैं, खाना खाने का तुम्हारे पास टाइम है और काम करने के लिए तुम लोग बातें बना रहे हो। के साथ ही बाहर का सीन दिखाते हैं। अजियोन और वोन हियोन दोनों कुछ रैकेट्स को उठाकर उस तरफ आ रहे होते हैं। लगता है कि इन दोनों का भी कुछ न कुछ चक्कर चाल ही गया है। मास्टर डूवोन बाहर निकलते हैं और वोन हियोन से कहते हैं, वोन हियोन मुझे लगता है कि आजकल तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही आ रहे हो। साथ ही वो हंसते हुए कहते हैं, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें जितनी बार भी यहाँ पर देखा है तुम मिस आजियोन के साथ ही क्यों होते हो? मिस आजियोन कहती है, कमांडर ऐसी बात नहीं है, रास्ते में ये रैकेट्स उठाकर ला रही थी। वोन हियोन ने कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, इसलिए इसने आधे रैकेट्स मुझसे ले लिए क्योंकि ये काफी भारी है। मास्टर डूवोन मजाक के तौर पर वोन हियोन से कहते हैं, वोन हियोन मुझे लगता है कि तुम्हें हमारे इसी ग्रुप को ज्वाइन कर लेना चाहिए, जोंगचियोन को। वोन हियोन काफी खुश हो जाता है और मास्टर से कहता है, क्या वाकई में मैं ज्वाइन कर सकता हूँ? मास्टर डूवोन उसे कहते हैं, जरा अपने चेहरे की तरफ तो देखो, चेहरा कितना खिल गया है, जैसे कि तुम इसी बात का इंतजार कर रहे थे। मैं तुमसे कहूँ कि तुम हमारे जोंगचियोन ग्रुप को ज्वाइन कर लो। नेक्स्ट सीन कोलिशन के लीडर का दिखाया जाता है। कोलिशन के लीडर कमांडर डूवोन से कहते हैं, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें नए लोगों को भर्ती करना है तो ठीक है, तुम नए लोगों को भर्ती कर सकते हो, लेकिन तुम नए लोग लाओगे कहाँ से? कमांडर कहते हैं, चियोनसो ग्रुप के कुछ लोग हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, पहले हम उनका टेस्ट लेंगे और जो भी काबिल होंगे उनको अपने ग्रुप में शामिल कर लेंगे। कोलिशन लीडर कहते हैं, तुम्हारा आइडिया तो काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें सारे मसले को मिस्टर ली गियोंग के साथ पहले डिस्कस कर लेना चाहिए। अगर वो इजाजत देते हैं तो कर लो। नेक्स्ट सीन चाइना के बॉर्डर का दिखाया जाता है। बॉर्डर के करीब एक गाँव होता है जहाँ पर आग लगी होती है। मुशिन वहाँ पर किसी बंदे से कह रहा होता है, मैंने सुना है कि यहाँ पर तुमने अपने बैंडिट्स को इकट्ठा किया, जहाँ पर तुम्हारी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तुम्हारे पीछे एक स्कीमर मास्टर है जो कि काफी ज्यादा टैलेंटेड है। चलो आप मुझे जल्दी से उस स्कीमर के बारे में बताओ।
बताओ कि वो बंदा कहाँ पर है। स्कीमर का मतलब स्कीम बनाने वाला, प्लान्स बनाने वाला। वो बैंडेड मोशन से कहता है मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है। बैंडेड कहता है हमें वाकई में उसके बारे में नहीं पता, वो हमें बताता नहीं कि वो कहाँ पर रहता है या कहाँ से आता है, वो बस हमें टिप्स देता है। ये वाकई में इस बारे में नहीं पता कि वो कहाँ पर रहता है और कहाँ से आता है। मोशन कहता है तो फिर मुझे किसी ऐसे के बारे में बताओ जिसे पता है कि वो कहाँ पर रहता है। वहीं पर पीछे से मोशन को आवाज आती है, कोई उसे कहता है वॉरियर सर मुझे पता है वो बंदा कहाँ पर रहता है। पीछे की तरफ देखता है तो वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा होता है। मोशन उस बैंडेड को छोड़कर उस लड़के के साथ वहाँ पर चल पड़ता है। लड़का उसे एक दूसरी जगह पर लेकर चलता है। वो दोनों घास में चलते हुए जा रही होती हैं। वो लड़का मोशन को अपने बारे में बताता है। वो कहता है मैं अपनी छोटी बहन के साथ यहीं पर घूम फिर रहा था कि हमारी फैमिली को मार दिया गया, तभी हमें एक गवर्नर जनरल मिला, उसने हमें काम दिया। हम दोनों उसके साथ ही काम कर रहे थे, लेकिन उसके बाद उसने मेरी बहन के साथ कुछ बहुत ही बुरा किया। पता नहीं उसने क्या किया, लेकिन मेरी बहन बहुत ज्यादा बीमार हो गई और वो मर गई। मैं वहाँ से भाग आया। मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी बहन की मौत का बदला ले सकूँ, इसीलिए तो मैं उन बैंडेड्स के साथ था। मोशन उस छोटे बच्चे से पूछता है क्या तुम्हारे पास कहीं पर जाने के लिए कोई जगह है। लड़का उसे कहता है नहीं मेरे पास कोई भी जगह नहीं है, आज तो मैं यहीं पर घास में सोने वाला हूँ। वो दोनों चलते हुए आगे जाते हैं। सामने कुटिया होती है। वो मोशन से कहता है वॉरियर सर वो बंदा वहीं पर रहता है उस छोटे घर में। मोशन अपनी टोपी उतारता है और उसके सर पे रखता है और कहता है मेरा यहीं पर इंतजार करना, मैं वापस आऊंगा। तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा बहुत ही अच्छी जगह पर। लड़का बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है वॉरियर सर क्या आप वाकई में सीरियस हैं, आप मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे अपने घर में। मोशन चलता हुआ उस घर की तरफ चला जाता है। उस घर का दरवाजा खुलता है और अंदर से वही पट्टियों वाला मास्टर बाहर निकलता है। मोशन वहीं पर सामने खड़ा होता है। पट्टियों वाला मास्टर मोशन की तरफ देखता है तो वहीं पर रुक जाता है। मोशन उसे कहता है तुम्हें ढूंढने में मुझे पूरा 1 साल लगा, मैंने पूरा 1 साल जाया कर दिया। पीक ऑफ द मार्शल वर्ल्ड की लास्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो गाइस फाइनली ये वाली सीरीज हमारी एंड होने वाली है। आज इसकी लास्ट एपिसोड है। मुझे पता है कि इस सीरीज को जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स यहाँ से भाग गए थे, यानी कि इस सीरीज पर मेरे व्यूज बहुत ज्यादा कम हो गए थे। लेकिन जिन लोगों ने इस सीरीज को देखा और एंजॉय किया वो लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ओवरऑल ये सारी की सारी सीरीज कैसी लगी। और आज वाली वीडियो को लाइक जरूर करिएगा क्योंकि ये हमारी लास्ट एपिसोड है। मोशन उसे कहता है तुम्हें ढूंढने में मुझे पूरा 1 साल लगा, मैंने पूरा 1 साल जाया कर दिया। और यहीं पर मोशन उसका नाम पुकारता है। उसका नाम डैन मियोंग वू होता है। मैं अपने आपको बता ही देता हूँ कि डैन मियोंग वू कौन है। डैन मियोंग वू डैन सियो योन का फादर है, यानी कि हान सुजिन का डैड है। डैन मियोंग वू भी उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और बार बार अपना नाम पुकारता है और कहता है पता नहीं कितने ही साल गुजर चुके हैं, तकरीबन 20-25 साल हो गए हैं, ये वाला नाम मैंने नहीं सुना क्योंकि 20 साल पहले मैं तो मर चुका हूँ। डैन मियोंग भी आगे बढ़ता है और मोशन से कहता है अगर मेरा प्लान कामयाब हो जाता तो इस वक्त पूरे के पूरे चाइना में इनकी नदियाँ बह रही होती और हर तरफ लाशें बिखरी होती। तुम यहाँ पर मुझे नहीं ढूंढ रहे होते बल्कि अपनी लाशों में अपने प्यारों को ढूंढ रहे होते। डैन मियोंग कहते हैं 20 साल पहले तुम अपने 12 स्टेप को यूज नहीं कर पाए थे, लेकिन पता नहीं कैसे तुमने अपने 12 स्टेप को यहाँ पर यूज किया और लीडर को मार डाला। और 20 साल पहले के मुकाबले में इस बार तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। मोशन डैन मियोंग से कहता है मुझे सिर्फ एक ही सवाल का जवाब चाहिए, तुमने ये क्यों किया? बेक्सो मून के साथ मिलकर तुमने ये सब कुछ किया, कट वालों को चाइना के अंदर घुसने का मौका दिया, लेकिन ये सब कुछ किया क्यों तुमने? सबसे पहले तुमने शुरुआत इससे की, तुमने सभी के सामने अपनी मौत का नाटक किया और एक फेक डेथ बॉडी वहाँ पर रखी। इस सभी का इल्जाम कोलिशन के लीडर मास्टर बेक्सो मून के ऊपर लगाया जो कि तुम्हारे एक साथी थे, वो तुम्हारे साथ मिले हुए हैं। तुम्हारी वजह से ग्रेट म्यूरियम बैटल हुई और उसी बैटल में तुमने अपने डैड को मरवा डाला, मास्टर डैन गॉक को। बहुत सारे निर्दोष लोग मारे गए। डैन मियोंग से कहता है तुम्हें सारी सच्चाई के बारे में नहीं पता, मैं सिर्फ इतना ही पता है कि मैंने अपनी मौत का नाटक किया, लेकिन मैंने अपनी मौत का नाटक कैसे किया तुम्हें ये भी तो देखना चाहिए। वो अपने चेहरे से पट्टियों को हटाता है, उसके चेहरे के ऊपर स्किन नहीं होती। मास्टर डैन मियोंग कहता है क्या तुम्हें पता है कि मैंने अपनी मौत का नाटक कैसे किया? मैंने अपने हाथों से अपने चेहरे की स्किन को उतारा और अपनी स्किन को एक दूसरे बंदे के चेहरे के ऊपर चढ़ाकर उसकी लाश को अपने डैड के पास भिजवा दिया ताकि मेरे डैड को इस बात का यकीन हो जाए कि मैं मर चुका हूँ। मोशन ये देखकर कहता है तुम तो पागल हो, ऐसा कौन कर सकता है? अपने चेहरे की स्किन को कौन छील सकता है? मास्टर डैन मियोंग से कहते हैं हाँ मैं बात जानता हूँ, पागल हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं पागल नहीं होता तो क्या मैं ऐसा कर पाता? हम लोग तो अपने चेहरे पर छोटा सा स्क्रैच भी नहीं लगा सकते। मैं वाकई में पागल हूँ, इसीलिए मैंने ये इतनी बड़ी हरकत कर दी। मोशन को उसकी किसी भी बात की समझ नहीं आ रही होती कि ये किस किस्म की बात कर रहा है। मास्टर डैन मियोंग से कहते हैं चलो मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ, मेरी बॉडी के अंदर कोई भी इमोशंस नहीं है, मैं कुछ भी महसूस नहीं कर सकता, किसी का अच्छा बुरा फील नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता, शायद मुझे कोई बीमारी है, फिर वाकई में पागल हूँ। मुझे पता था कि मेरी बीमारी एक ना एक दिन सभी के सामने आ जाएगी और मेरे लिए मुश्किल बन जाएगी, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को नॉर्मल रखने की कोशिश की। मेरी नजर में तुम मेरे फादर के एक बहुत ही अच्छे दोस्त थे और साथ ही बहुत ज्यादा
पावरफुल भी। उसका पहले तो मैं तुम्हारे बारे में ऐसे ही सोचता था, लेकिन जब मैं 20 साल का हुआ और मेरी बीमारी थोड़ी सी बढ़ गई, मेरे फादर ने मुझे मैग्यू क्लैन का वाइस लीडर बना दिया। तब तुम्हारी हैसियत मेरी नजर में और ज्यादा बढ़ गई। तुम मेरी नजर में मेरे डैड के दोस्त नहीं रहे कि तुम एक ऐसे इंसान थे जो कि बिल्कुल आजाद है, जिसे किसी किस्म की किसी की कोई फिक्र नहीं। वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। ये दुनिया हिपोक्रेट्स और स्कीमर्स से चलती है कि अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं। मेरी नजर में बिल्कुल ऐसा ही था। अपनी उस बीमारी की वजह से, अपनी उस क्रेजीनेस की वजह से मैं अपने आप से खुश नहीं था और तुम्हें आजाद देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और तुम्हारी वजह से मेरी जो बीमारी बढ़ती गई, मेरा पागलपन बढ़ता गया। मैंने इस बीमारी को बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश की, लेकिन जब मैं अपनी लिमिट पर पहुंच गया तो मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पाया। फिर मैंने अपने आप को इस दुनिया से आजाद करने का एक तरीका सोचा। मैंने अपनी मौत का नाटक किया कि मुझे मेरे इन सारे सवालों का जवाब मिल सके। और उसके बाद बिल्कुल तुम्हारी तरह मैं फ्री हो चुका हूँ। कोई भी मुझसे पूछने वाला नहीं है, कोई भी मुझे रोकने वाला नहीं है। मोशन उसे कहता है, तुमने अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए सब कुछ किया। तुम्हारी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए, कोलिशन के और तुम्हारे अपने मैग्यू क्लैन के, जहाँ तक कि तुम्हारी अपनी फैमिली के भी बहुत सारे लोग मारे गए। वाकई में पागल हो। तुम्हारे सब कुछ करने का कोई भी मतलब नहीं है। मोशन उसे कहता है, तुम्हारे फादर जो कि तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, वो भी तुम्हारी वजह से मर गए। डैन मियोंग उसे कहता है, उसे मैंने नहीं मारा, बल्कि उसे उसके सबसे प्यारे दोस्त स्वांगवोल ने मारा है। तुम इसका इल्जाम मेरे ऊपर नहीं लगा सकते। मोशन उसे कहता है, और तुम्हारी बेटी का क्या? डैन मियोंग उसे कहते हैं, तो तुम इस बात से परेशान हो कि अगर मेरी बेटी को इस बारे में पता चलता है कि उसका बाप अभी तक जिंदा है और ये सब कुछ उसी के बाप ने किया है और इस सब के पीछे उसी के बाप का प्लान था, वो क्या सोचेगी? क्या तुम मुझे एक मौका दोगे आखिरी बार मेरी बेटी से मुझे मिलने का? मोशन उसकी ये वाली बात सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाकर उसे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दोबारा कभी भी उसका नाम अपने मुंह से मत लेना। जैसे मोशन चिल्लाकर उसका नाम पुकारता है, उसके बॉडी से बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है और सेम उसी वक्त मिस्टर डैन मियोंग भी अपनी तलवार निकालते हैं और बड़ी स्पीड के साथ मोशन के बाजू पे काट लगाते हुए आगे बढ़ जाते हैं और वो पीछे मुड़कर उसे कहते हैं, लगता है कि तुम मुझे मारना नहीं चाहते, ना अभी तक मैं तो मर चुका होता। मोशन उसे कहता है, मैं तुम्हें सिर्फ अभी के लिए जिंदा छोड़ रहा हूँ। उसी वक्त दिखाते हैं मास्टर डैन मियोंग की बॉडी के ऊपर बहुत सारे पंचेस लगते हैं। मास्टर डैन मियोंग जख्मी होकर वहीं पर गिर जाते हैं। मोशन उसे कहता है, मैंने तुम्हारी बॉडी के ऊपर इतने पंचेस मारे हैं, तुम बिल्कुल मौत के करीब हो, लेकिन तुम्हारी बॉडी में इतनी एनर्जी है कि तुम जिंदा रह सको, कि तुम मेरे दोस्त डैन गॉक के बेटे हो, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिस तरह रिकॉर्ड्स में लिखा गया है कि डैन मियोंग मर चुका है, इसलिए अब तुम कभी भी जिंदा ना हो, कभी भी वापस मत आना, ना मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुम्हारे उस पागलपन के दौरे की वजह से तुम वापस चाइना में आ गए, तो उस दिन मैं तुम्हारे से कोई भी सवाल नहीं पूछूंगा। मैं नहीं पूछूंगा कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया और वापस क्यों आए, मैं बस तुम्हें मार डालूंगा। उसी वक्त आसमान से बारिश होना शुरू हो जाती है। मोशन ऊपर की तरफ देखता है और कहता है, डैन गॉक, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, ना ही उदास होने की। पैसा तो नहीं होता कि अगर हमारे 4 बच्चे हैं तो वो सारे के सारे ही अच्छे निकले। तुमने जैसे अपने बच्चे की परवरिश करने की कोशिश की, ये वैसा नहीं निकला। फिर मोशन वहाँ से उस छोटे लड़के के साथ इस मैग्यू क्लैन की तरफ चल पड़ता है। वो लड़का उसके बाजू पर देखता है तो कट लगा होता है। वो उसे कहता है, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? मोशन उसे कहता है, हाँ मुझे दर्द हो रहा है। वो छोटा लड़का कहता है, तो क्यों ना हम लोग यहीं पर रुक कर इधर इंतजार कर लें कि बारिश रुक जाए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मोशन उसे कहता है, नहीं, थोड़ी देर में हम लोग किसी न किसी जगह पर तो पहुँच जाएंगे, वहाँ पर जाकर कोई मरहम पट्टी कर लेंगे, क्योंकि मास्टर डैन मियोंग वहीं पर उसी गेट में बैठे होते हैं। नेक्स्ट सीन मैग्यू क्लैन का दिखाया जाता है। मैग्यू क्लैन में हान सुजिन क्लिफ के ऊपर खड़ी मोशन का इंतजार कर रही है, क्योंकि उसे भी इंतजार करते हुए पूरा 1 साल हो चुका है। डैमबेग भागता हुआ उसके पास आता है। डैमबेग उसे कहता है, प्रिंसेस, मुझे एक लेटर मिला है जोंगचियन ग्रुप के लीडर और साथ ही उनके जितने भी मेंबर्स हैं, वो 2 दिन में यहाँ पर मैग्यू क्लैन में आने वाले हैं। हान सुजिन कहती है, क्या जोंगचियन ग्रुप के साथ मोशियोन भी है? डैमबेग आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है, नहीं, वो उनके साथ नहीं है। तो तुम्हें इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि उसे कहीं पर किसी जगह पर कोई बहुत ही हॉट सी लड़की मिल गई है, इसीलिए वो तुम्हारे पास वापस नहीं आ रहा। हान सुजिन गुस्सा हो जाती है और कहती है, मैं तुम्हारे कान के नीचे एक लगाऊंगी, दोबारा तुमने कभी इस तरह की बात की तो। हान सुजिन डैमबेग से कहती है, जोंगचियन ग्रुप वाले जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए आ रहे हैं, इसलिए उनके लिए शराब को रहने देना और उनके लिए बहुत सारा मीट इकट्ठा करो। डैमबेग उसे कहता है, लेकिन यहाँ पहाड़ी में रैबिट्स बहुत ज्यादा कम है, डियर तो बहुत ही मुश्किल से मिलता है, कल जाकर ढूंढना पड़ेगा। वहीं पर पीछे से आवाज आती है। मोशन उनसे कहता है, बहुत ज्यादा भूख लगी है, तुम्हारे पास रैबिट का मीट है तो ले आओ। हान सुजिन जल्दी से पीछे की तरफ घूमती है तो पीछे मोशन खड़ा होता है और वो छोटा लड़का भी उसके साथ ही होता है। मोशन मुस्कुराते हुए हान सुजिन से कहता है, जब मैं इस बड़ी पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहा था तो हमें कुछ भी खाने का टाइम नहीं मिला। डैमबेग जल्दी से आगे बढ़ता है। मोशन उस छोटे लड़के को कहता है, अपने अंकल डैमबेग के साथ जाओ, ये तुम्हें सारी जगह को दिखा भी देगा और तुम्हें रहने के लिए एक अच्छा सा घर भी देगा। आज के बाद तुम यहीं पर मैग्यू क्लैन में ही रहोगे। डैमबेग छोटे लड़के से कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़का कहता है, मेरा नाम सोरेंग है। डैमबेग उसे कहता है, तो सोरेंग, चलो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें ये सारा क्लैन दिखाता हूँ। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, जबकि मोशन और हान सुजिन वहाँ पर दोनों अकेले रह गए हैं। हान सुजिन मोशन से कहती है, तुम कहाँ पर थे? तुम क्या कर रहे थे? 1 साल से तुम वापस क्यों नहीं आए? मोशन उसे कहता है, एक बहुत ही जरूरी काम था जिसे पूरा करना था। हान सुजिन उसे कहती है, क्या तुम्हें
तुम्हें पता है मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया है। मोशिन उसे कहता है मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी जल्दी आने की। हान सुजिन उसे कहती है कहीं तुम फिर से बिना बताए यहाँ से गायब तो नहीं हो जाओगे। मोशिन उसे कहता है कल का तो मुझे पता नहीं, लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पर हूँ बिल्कुल तुम्हारे सामने। वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल एक रोमांटिक सा सीन बना हुआ है, बस एक किस की कमी है कि ये दोनों करने नहीं वाले। और यहीं पर इसके आगे दी एंड लिख दिया जाता है। तो यहीं पर हमारी एपिसोड 74 का एंड होता है, जो कि हमारी लास्ट एपिसोड थी। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। शुक्रिया।